टू ऑल एंड वेलकम। बैठिए बैठिए बैठिए। आज का हमारा ये चौथा और आखिरी दिन एंड द लास्ट डे हैज़ ऑलवेज बीन रियली वेरी स्पेशल। सबसे पहले तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कितने लोग पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं और आज भी आए हैं। दैट्स रियली वंडरफुल बिकॉज कोई भी चीज़ को शुरू करना बहुत आसान होता है, उसे छोड़ देना या ख़त्म कर देना उससे भी ज़्यादा आसान है। बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ कि उसे हम कंटिन्यू रखें। और 4 दिनों तक अगर आप पिछले 4 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, सो दैट्स रियली अ वंडरफुल जॉब। सो यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे जो पहले दिन से आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने भी हाथ ऊपर किया, कुछ लोग यहाँ पर सेकंड डे पर ज्वाइन किए हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर कल से आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्टली आज सुबह उठे हैं। सो वेलकम टू ऑल। डायनेमिक योगा, जैसे आप सभी जानते हैं कि आज की मॉडर्न और फास्ट लाइफ को ध्यान में रखते हुए इस कंसेप्ट को हमने डिज़ाइन किया है। 3 दिन इस प्रोग्राम के ख़त्म हो चुके हैं, आज चौथा और आखिरी दिन होगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और दूसरा है यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ। शुरू करते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। ये 15 मिनट की इंटरनल क्लिनजिंग की प्रोसेस है। इस प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है 7 ब्रीथिंग प्रोसेसेस, दूसरा है बॉडी स्ट्रेचेस और तीसरा है योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं ब्रीथिंग टेक्निक के द्वारा, बिकॉज आप जानते हैं कि इसे हर दिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फर्स्ट टेक्निक जिसमें हमें फास्ट ब्रीथिंग करना है। आपको 1 2 3 के काउंट पर सांस अंदर लेना है, 2 1 के काउंट पर सांस बाहर निकालना है, मगर वो काफ़ी फास्ट होगा। जब आप सांस अंदर लेते हैं तब सीना और पेट दोनों फूलेगा, जब आप सांस बाहर निकालेंगे तब सीना और पेट दोनों अंदर जाएगा। तो बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्ट्रेट। अगर आप में से किसी को भी हार्ट की कोई इश्यूज या ब्लॉकेजेस तो आप इस टेक्निक को ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स प्ले। Get ready. 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। दूसरी टेक्निक में हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। 3 सेकंड में सांस अंदर लेंगे, 2 सेकंड में सांस बाहर निकालेंगे। तो काउंटिंग वापस 1 2 3 2 1 का है, मगर अब वो स्लो होगा, ठीक है। तो आप अपने राइट हैंड की चाहे तो ये मुद्रा बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। बट अगेन काउंटिंग के साथ 1 2 3 पर इनहेल करना है, 2 1 पर एक्सहेल करना है। लेट्स प्ले। Get ready. 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। तीसरी टेक्निक में हमें 5 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 5 सेकंड सांस को अंदर रोक के रखना है, 5 सेकंड में सांस बाहर निकालना है और आखिरी 5 सेकंड में सांस को बाहर ही रोक कर रखना है। मगर सभी अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करें, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है उतना ही सांसों को रोकें। लेट्स प्ले। 1
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चौथी टेक्निक में हम कपालभाति करेंगे। फोर्स से नाक से सांस बाहर निकालना है। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजेगा, उसके रिदम के साथ आप ये प्रोसेस करेंगे, ना फास्ट ना स्लो, लेकिन सिर्फ एक्सलेशन पे फोकस करना है। एक झटके से सिर्फ नाक से सांस बाहर निकालना है, इनहेलेशन पर फोकस नहीं करना है। राइट, वैसे ये टेक्निक सभी कर सकते हैं, मगर अगर 5 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो, हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स या फिर एपिलेप्टिकल फीट्स के इश्यू या हार्निया या फिर अल्सर्स के प्रॉब्लम, तो आप इस टेक्निक को 20 या 30 सेकंड तक करें, 1 मिनट पूरा ना करें। प्रैक्टिस के साथ आप 1 मिनट पहुंच सकते हैं, बाकी सभी लोग 1 मिनट पूरा कर सकते हैं। लेट्स प्ले। रेडी? पांचवी टेक्निक में भी कपालभाति करना है। अब आप इसे डबल स्पीड पर करेंगे, लेकिन वापस मैं बताना चाहूँगा, जिनको प्रेगनेंसी, हार्ट के इश्यूज़, हार्निया, अल्सराइटिस या फिर एपिलेप्टिकल फीट्स की प्रॉब्लम, आप इस टेक्निक को ना करें। आपको इस टेक्निक को 20 सेकंड भी नहीं करना है, बिकॉज ये अब काफ़ी फास्ट होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी सभी जब करेंगे तो 1 मिनट पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब ये डबल स्पीड पर होगा, म्यूज़िक का रिदम भी फास्ट होगा, तो कोशिश कीजिए कि आप उस रिदम को पकड़ सके और उस स्पीड पे 1 मिनट पूरा कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले। रेडी?
जो लोग आज पहली बार आए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये सारी टेक्निक्स को पिछले 3 दिनों में हम ऑलरेडी यहाँ पर सीख चुके हैं, इसलिए मैं सभी बातों को आज रिपीट नहीं कर सकता और आज सिर्फ उसकी प्रैक्टिस हो रही है। अब छठी टेक्निक में हमें 4 टुकड़ों में नाक से सांस अंदर लेना है, 2 बार मुंह से बाहर निकालना है। काउंटिंग कुछ इस तरह से होगा जैसे 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4। आपको 4 बार 4 टुकड़ों में सांस अंदर लेंगे नाक से, और 2 और 1 में 2 टुकड़ों में मुंह से बाहर निकालेंगे। कुछ इस तरीके से, मेरी ओर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से जैसे आप जब 4 टुकड़ों में सांस अंदर लेंगे तो फोर्स के द्वारा लेंगे, बाहर निकालेंगे तभी भी फोर्स के द्वारा एक्सेल करेंगे। अगर आप में से किसी को हार्ट के कोई इश्यूज, ब्लॉकेजेस, अस्थमा का प्रॉब्लम, एपिलेप्टिकल फीट के प्रॉब्लम, तो आप इस टेक्निक को ना करें। जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आप भी इस टेक्निक को ना करें। करना चाहे तो 20 सेकेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ 1 मिनट पहुँच सकते हैं, बाकी सभी लोग 1 मिनट पूरा कर सकते हैं। राइट, लेट्स प्ले। 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1। सातवीं टेक्निक, अब ये जो 7th प्रोसेस है, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। 7 टेक्निक में आपको पहले गहरी सांस लेनी है, पूरी गहरी सांस आप अंदर भर ले, उसके बाद हाथ से नाक को बंद करना है, दाढ़ी को सीने के साथ दबाना है, माने चिन लॉक करना है, और चिन लॉक करने के बाद जो सलाइवा इकट्ठा होता है, थूक को इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठा होने दीजिए, और पानी के घूंट पीते हैं वैसे 5 घूंट आपको अंदर उतारने हैं। Inhale, chin lock, swallow, release. 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 बट जितना आपके सिस्टम के लिए मैं कहूँगा अंदर ब्लॉकेजेस है, उतना ये ज़्यादा दिक्कत वाला होगा। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसका मतलब ये है कि ये टेक्निक आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ मोर नीडेड फॉर अस, इसको हमें ज़्यादा करना चाहिए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बॉडी स्ट्रेचेस की ओर। कल हमने ये पहली बार सीखा था, आज अब दूसरी बार उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर उसे टुकड़े टुकड़े में देखते हैं और टुकड़े टुकड़े में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो नेक स्ट्रेचेस से शुरुआत करेंगे। नेक स्ट्रेचेस में पहले आपको लेफ्ट स्ट्रेच करना है, पहले सिर्फ देख लीजिए, 5 सेकंड तक लेफ्ट साइड पे अपनी नेक को पकड़ के रखिए। अब राइट स्ट्रेच करना है, राइट स्ट्रेच करते हुए वापस आपको राइट साइड पर उसे थोड़ी देर तक पकड़ के रखना है 5 सेकंड के लिए, एंड देन बैक स्ट्रेच की जिसमें आपको मैक्सिमम लेवल पर पीछे देखने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने स्पाइन को मोड़ना
नहीं है। ऑलराइट, पॉज। तो पहले हम इतना करेंगे, ठीक है? ओके, तो बिल्कुल सीधे बैठिएगा, स्पाइन को सीधा रखिएगा। पहले हम लेफ्ट स्ट्रेच से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट साइड पर नेक को लेकर जाएंगे और हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देकर मैक्सिमम लेवल पर उसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, रिलीज। अब राइट साइड पर लेकर चलते हैं। राइट साइड पर वापस हाथों से भी प्रेशर देंगे, हल्का सा बेंड करने की कोशिश, प्रेशर देने की कोशिश, उस मसल्स को जो खिंचाव आ रहा है उसको फील करना है। ऑलराइट, एंड रिलीज। और अब पीछे की ओर मैक्सिमम पीछे देखने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेच करवाइए। ऑलराइट, रिलीज, रिलैक्स। ओके, अब हमें खड़े होना है। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। और खड़े होकर क्या करना है पहले हम स्क्रीन पर देख लेते हैं, बाद में सभी करेंगे। ओके, खड़े होकर हमें नेक को फ्रंट स्ट्रेच करना है और जैसे कि अपने अपर बॉडी को आपको मैक्सिमम लेवल पे बेंड करना है, आगे झुकाना है, ठीक है? और ये हो जाएगा। उसके बाद हमें शोल्डर रोटेशन करने हैं और शोल्डर रोटेशन में पहले बैक रोटेशन होगा शोल्डर का, और बैक रोटेशन के 4 राउंड करने के बाद फ्रंट रोटेशन के 4 राउंड होंगे। मगर इसमें इस बात का ध्यान रखना है, स्लो करेंगे, एकदम फास्ट नहीं भागना है। ओके, मतलब कि आप शोल्डर्स को जब ऊपर लेकर जाए तो मैक्सिमम ऊपर लेकर जाए, पीछे लेकर जाए तो मैक्सिमम पीछे, नीचे मैक्सिमम, आगे मैक्सिमम, हो सके उतना मैक्सिमम मसल को खींचने की कोशिश करनी है और वो राउंड पूरा करना है, ठीक है? ऑलराइट, सो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर रोल के द्वारा तो हाथों को गर्दन के पीछे रख सकते हैं एंड फ्रंट बेंडिंग, नेक को भी खींचकर नीचे लेकर जाना है और पूरे बैक मसल्स को भी खींचने की कोशिश होनी चाहिए। इसको 10 सेकंड तक होल्ड करना है, जितना आपसे पॉसिबल है उतना होल्ड कीजिए। सभी अपनी सेहत को ध्यान में रखकर कर सकते हैं, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है, जितना आप कर सकते हैं सिर्फ उतना ही करना है। All right, relax. Shoulder rotation. All right, let's start. Back rotations. 3, 4. 4 सेकंड में पूरा करने की कोशिश। बैकग्राउंड में जो काउंटिंग है वो सुनिए। 4, 1, 2, 3, 4. Last round. 1, 2, 3. Front rotation. 1, 2, 3. 4 राउंड अगेन। 4. मैक्सिमम लेवल पर स्ट्रेच करवाइए, ऊपर मैक्सिमम लेकर जाइए, पीछे मैक्सिमम लेकर जाइए। 2, 3, 4. Last round. 1, 2, 3, 4. All right. 1. Relax. Sit. आप बैठ सकते हैं। अब स्टमक होल्ड होगा कि जिसमें पूरा सांस बाहर निकालना है और पेट के मसल्स को अंदर खींचना है। जरूरत पड़े आप हाथों से प्रेशर दे सकते हैं। ऑलराइट, सो शुरू करेंगे। पूरा सांस बाहर निकालिए, पेट को अंदर खींचने की कोशिश, मैक्सिमम लेवल पर अंदर लेकर जाइए। जरूरत पड़े हाथों से आप प्रेशर दे सकते हैं। आइडियली इसको 10 सेकंड तक होल्ड करने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। वैसे इस टेक्निक को सुबह उठकर करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। ओके, एंड रिलैक्स। उसी के साथ अब हम लेग स्ट्रेच करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाता हूँ लेग स्ट्रेच कैसे होगा। तो अपने पैर को सीधा करना है, घुटने से भी सीधा रहेगा, पंजे को अपनी ओर खींचना है, एड़ी को बाहर की ओर लेकर जाना है और ये स्ट्रेच करेंगे। 5-5 सेकंड तक दोनों पैर को एक एक करके होल्ड करेंगे, वापस रिपीट करेंगे। एड़ी को बाहर खींचना है, पंजे को अपनी ओर लेकर आना है, राइट, और घुटने से पैर को सीधा रखना है। पहले लेफ्ट पैर से शुरू करते हैं और पंजे को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश रखिए, नी से पैर को स्ट्रेट रखिए। ऑलराइट, फील द स्ट्रेचिंग, पूरे बॉडी पार्ट में, पूरे पैर में उस स्ट्रेचिंग को फील होना चाहिए। रिलैक्स। दूसरा पैर वापस सेम तरीके से एड़ी को बाहर खींचिए, पंजे को अपनी ओर खींचिए, हाथों का सपोर्ट रख सकते हैं पैरों के लिए। ऑलराइट, मैक्सिमम लेवल पर खींचिए एंड रिलीज। वापस पहले वाला पैर एक और बार, सेकंड राउंड भी होगा। वापस एड़ी को बाहर खींचिए, पंजे को अपनी ओर एंड स्ट्रेच एट द मैक्सिमम लेवल। ओके, रिलैक्स। दूसरा पैर वापस एक और बार सेम तरीके से। ऑलराइट, रिलैक्स। और अब
आखिरी 2 स्ट्रेचिंग बाकी है, मगर वो आखिरी 2 स्ट्रेचिंग वापस हमें खड़े होकर करने हैं। ऑलराइट, सो एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। वैसे कुछ लोगों को जब मैं बिठाता हूँ, खड़े करता हूँ, तो उसमें भी वो लोग सोचते तो बोले पहले जब खड़ा किया था तो एक साथ करवा देना था ना। आपको पता है, एक बार कुछ वक्त पहले की बात है, आई वॉज सीइंग केबीसी, तो कौन बनेगा करोड़पति के शो के दौरान अमिताभ बच्चन की आपने एक आदत देखी होगी, जब कोई पार्टिसिपेंट आते हैं और वो चेयर पर बैठने वाले रहते हैं, तो भले उनसे तो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स उम्र में छोटे ही होंगे, मैं तो कहूँगा शायद 100% सभी छोटे होंगे, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया वो उनको बिठाने के लिए उनकी चेयर पकड़ते हैं सामने वाले की। अब सामने कोई 30 साल के हैं, कोई 35 और 40 साल के हैं, उनकी चेयर पकड़ते, उनको बिठाते और फिर वो अपनी चेयर पर बैठते हैं। तो कोई यंग लेडी होंगे, उन्होंने अमिताभ जी से एक सवाल किया था शो के दौरान कि मेरे पिता उम्र में आपसे भी छोटे हैं और तो भी वो लकड़ी के सहारे पे चलते हैं, ये कैसे संभव है कि आप इस उम्र पे भी इतने एनर्जेटिक और फिट हैं? तो अमित जी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी कुर्सी से खड़े हुए, कोट का बटन बंद किया, एक जगह पर चले, वापस आए, चेयर पर बैठे, कोट का बटन खोला, वापस खड़े हुए, कोट का बटन बंद किया, थोड़ा चले, वापस आए, चेयर पर बैठे, कोट का बटन खोला, तीसरी बार सेम किया। तो सभी ऑडियंस और जो सामने वो पार्टिसिपेंट सभी हैरान कि भाई ये कर क्या रहे हैं, नाराज हो गए, उनको गुस्सा आ गया, हुआ क्या? और वो 3 बार ऐसा करने के बाद जब चेयर पर वापस बैठे, वो कहते हैं कि दिन में 100 बार इतना करना चाहिए तो आप फिट रहोगे। सो जस्ट इन केस अगर आपको खड़े होने में और बैठने में भी आलस आ रही है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इतना तो करना ही चाहिए, और कुछ करो या ना करो, राइट? तो हम यहाँ पर 2 स्ट्रेचेस और करने वाले हैं। अब 2 स्ट्रेचेस थोड़े अलग है, डिफरेंट है, उसको भी देख लेते हैं। इसको हम कैट स्ट्रेच बोलते हैं। इस स्ट्रेच में आपको अपने हिप्स को पीछे लेकर जाना है, कमर को, लोअर बैक को आगे की ओर खींचना है, अंदर की ओर, और हाथ से पूरा बॉडी है जो उसे आप ऊपर खींचेंगे। ओके, मैं वापस दिखाना चाहूँगा, पहले से दिखाओ एक्चुअली ये स्ट्रेच किस तरह से हुआ, वो पहले से स्टार्ट से देखिए और समझिए इसे। लेट्स स्टार्ट। आपको सबसे पहले जब आप अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, हल्का सा हिप्स को पीछे लेकर जाना है और लोअर बैक को अंदर की ओर खींचना है। ओके, इसमें पर्पस ये है कि आपका जो लोअर बैक है उसके ऊपर जो पूरे दिन बैठे रहने से लोड आ रहा है, उस लोड को हमें डिवाइड करना, एक तरीके से स्टैंडिंग भुजन आसन का ये इफेक्ट आपको देगा। ठीक है, 10 सेकंड तक इसे होल्ड करेंगे। तो चलिए करते हैं, सभी मिलकर करेंगे। अपने बॉडी को पहले हाथों से ऊपर खींचिए, अब हिप्स को पीछे लेकर जाइए, लेकिन लोअर बैक जो है उसको आगे की ओर खींचने की कोशिश, लोअर बैक को और भी ज्यादा आगे खींचने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। हिप्स को पीछे लेकर जाइए, अगर घुटने हल्के से मुड़ेंगे तो चलेगा, हल्के से मुड़ सकते हैं, लेकिन लोअर बैक को और अंदर खींचो, और अंदर खींचो, हाथों से और ऊपर खींचो, मैक्सिमम स्ट्रेच, होल्ड करके रखो, आपके मैक्सिमम लिमिट पर होल्ड करके रखो। ऑलराइट, एंड रिलैक्स। कैन यू फील आपके लोअर बैक में जो चेंज आ रहा है, वो इरेक्शन की वजह से? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो उसके ऊपर का पूरे दिन का स्ट्रेस रहता है वो उसे खोलने में आपकी हेल्प करेगा। एंड अब एक और आखिरी स्ट्रेचिंग बाकी है, एंड दैट इज ताड़ासन की, जिसमें हम अपने पूरे बॉडी को ऊपर के साइड स्ट्रेच करेंगे, अपने पंजों पर खड़े रहेंगे, हाथों से अपने आप को पुल करेंगे, खींचेंगे। तो ये तो सभी को आसान है, कर सकते हैं मिलकर के। अपने पंजों पर हाथों से अपने आप को पुल कीजिए, मैक्सिमम लेवल पर पुल कीजिए। ऑलराइट, एंड जस्ट बी देयर, थोड़ी देर तक रहो, कोई एक पॉइंट देखने के लिए पकड़ लो जिससे बैलेंस रहे। रिलैक्स, नीचे आइए, एक और बार वापस खींचना है। ऑलराइट, वन मोर टाइम। Stretch at the maximum level and just be there, be stable on the toes. All right, relax. Okay, अब आप बैठ सकते हैं। कुछ लोगों को बैठने की बहुत जल्दी रहती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ
कभी कभार लोग सोचते हैं कि सर आप ये जो करवा रहे हैं, अब हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की। बोले हम आपके जैसे थे तब तो बहुत कुछ कर लेते थे। मतलब उम्र नहीं है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं? अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि आप बूढ़े हो चुके हैं इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसीलिए बूढ़े हो चुके हैं। मेरी जिंदगी में आज भी ऐसे टीचर्स हैं, मेरे गुरु हैं 70, 75, 80 साल की उम्र के, कि जो मुझसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा फिट है। बट दैट इज़ बिकॉज कि उन्होंने एक्सरसाइज को और ये सारी एक्टिविटी को, योग को अपना जीवन का एक भाग बना लिया है ना। वो पूरी ज़िंदगी उसे अपनाते रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनकी हेल्थ उनको कोई भी उम्र पे भी साथ देती है। सो बस उसी तरीके से अगर आप भी आज से चीज़ों को अपनी लाइफ के लिए अपनाना शुरू करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। और एक बात याद रखिए, इफ़ यू डोंट ग्रो यू डाई। मतलब अगर आप अपने आप को ऊपर नहीं उठा रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तो आप नीचे गिरना शुरू कर देंगे। लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर सलमान खान ये सोचे कि यार मैंने इतना अच्छा बॉडी बना लिया है, अब मैं कोई मेहनत नहीं भी करूंगा तो भी वो बॉडी रहेगा, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। द डे वो एक्सरसाइज बंद कर देंगे तो उनका बॉडी नीचे गिरना शुरू कर देगा। अगर हम ये सोचे कि मैंने जितना पैसा कमा लिया है अब मैं ज्यादा पैसा और नहीं भी कमाऊंगा तो जितना कमाया है उतना रहेगा, इज इट पॉसिबल? नो। इफ यू डोंट ग्रो यू डाई। अगर आप ऊपर नहीं उठेंगे तो आप नीचे गिरना शुरू कर देंगे। और इस वजह से मैं कह रहा था कि ये मत सोचो कि मैं तंदुरुस्त हूं इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है, जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब आप अपने आप को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, तो आप नीचे गिर रहे हैं। और इसलिए अभी भी जो हेल्थ है उतना भी मेंटेन रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि हमको प्रोग्रेस करना है, मैं नहीं कह रहा कि 6 पैक एब्स लाने हैं, मगर मैं इतना कह रहा हूँ कि अभी जितना बॉडी साथ दे रहा है, अगर हम चाहे कि उतना भी आगे भी साथ देता रहे तो कुछ तो करना पड़ेगा। वी नीड टू डू समथिंग, ऑलराइट? सो हम यहाँ पर 8 मिनट का ब्रीथिंग टेक्निक कर चुके हैं और ये 2.5 मिनट का बॉडी स्ट्रेच का प्रक्रिया प्रोसेस था कि जो आपने किया। ये बॉडी स्ट्रेच मैं रिकमेंड करता हूँ सुबह उठ के एक बार करना चाहिए और पूरे दिन में जब भी आपको लगता है कि बॉडी में अब थकान जैसा महसूस हो रहा है तब एक और बार ये करना चाहिए। सिर्फ 2.5 मिनट के स्ट्रेचेस है और उसके काउंटिंग वगैरह भी उसके अंदर दिए गए हैं। मैं तो अभी आपको याद नहीं है इसलिए पूरा नहीं करवाता, मगर आप 4-5 दिन करोगे ना तो उसका सीक्वेंस आपको याद रह जाएगा और एक बार याद रह जाएगा फिर इतने आपको लंबे टाइम के लिए नहीं करना पड़ेगा। आप उसी की काउंटिंग के साथ साथ कर पाएंगे। फिलहाल तो क्या है, मुझे आपको बीच में ब्रेक देना पड़ता है क्योंकि समझाना पड़ता है, बट एक बार आपको याद रह जाएगा देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड ये जो प्रोसेस है ना, ये सारी प्रोसेस को हम ऑफिस योगा कहते हैं। कुर्सी पे बैठ के संभव है, कोई स्पेशल कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, ज़मीन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से इसको हम ऑफिस योगा कहते हैं कि आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मगर 24 घंटे में एक बार करना है। आइडियली सुबह उठ के करना अच्छा है, मगर अगर सुबह भूल भी गए तो भी 24 घंटे में एक बार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तो कहूँ दोस्तों कि आप एयरपोर्ट पर गए, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, 15 मिनट का टाइम मिल जाए वहाँ पर भी कर सकते हैं। ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो तभी भी कर सकते हैं। तो इसको आप कहीं पर भी कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड अब इसका जो आखिरी पार्ट है, द लास्ट पार्ट, योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा, उसे आज हम पहली बार सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज लोगों का बेसिक प्रॉब्लम है नेगेटिव विचार बहुत आते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो नेगेटिव विचार इसलिए आते हैं बिकॉज हमने अपने माइंड में नेगेटिविटी को डाला है, इसलिए वो नेगेटिविटी बाहर आ रही है। लेकिन जब मैं आपको जानता नहीं तो मैं आपके लिए कैसे कह सकता हूँ कि आपने अपने अंदर नेगेटिविटी को डाला है? तो इसका सिंपल आंसर ये है, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था कि एक बच्चा जन्म से लेकर 18 साल का होता है तब तक उसे कितने नेगेटिव सजेशन दिए जाते हैं। एंड द आंसर इज कि यारो, पुराने ज़माने में जो कैसेट्स हुआ करती थी वैसे 36 कैसेट भर जाए उतने सिर्फ नेगेटिव सजेशन दिए जाते थे।
आप जरा सोचिए कि अगर यूएस में ये हालत है तो इंडिया में 360 कैसेट। बचपन से एक बच्चा कितनी बार सुनता होगा कि तू रहने दो, तू नहीं कर पाएगा, तेरा काम नहीं, तुझसे नहीं होगा। अब जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी अंदर गई है तो वो बाहर तो आनी है, बिकॉज अवर माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर, जो आप इनपुट करोगे वो आउटपुट होगा। वैसे आज के दिन को अगर आप ऑब्जर्व करें, हम नॉर्मली अपनी रूटीन लाइफ जो जीते हैं उसे ऑब्जर्व करें। सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत ज्यादातर लोग किस एक्टिविटी से करते हैं? एंड दैट इज न्यूज़पेपर। अब न्यूज को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव, कौन से ज्यादा है? 80% न्यूज नेगेटिव है। और वो नेगेटिव पढ़ करके, मतलब कि सुबह सुबह अपने अंदर नेगेटिविटी डाल करके आप दिन की शुरुआत करते हैं और फिर आशा रखते हैं कि दिन पॉजिटिव जाए। Now, how is that possible? तो आप समझिए दोस्तों कि आप ज्यादातर जगह से नेगेटिव इनपुट्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल, आप कहीं पर भी जाएंगे, लिखा होगा पार्किंग मत करो, स्मोकिंग मत करो, फोटोग्राफी मत करो, फूल मत तोड़ो। हर जगह क्या नहीं करना सभी हमें बताते हैं, मगर क्या करना कोई नहीं बताता। I mean, क्या जरूरत थी ये लिखने की कि यहां से फूल मत तोड़ो? ये भी तो लिख सकते हैं कि यहां से फूल तोड़ो, मगर सिर्फ आंखों से। क्या करना ये बताओ ना भाई, क्या नहीं करना क्यों बताते रहते हो? या फिर कहीं पर लिखना बी अवेयर ऑफ डॉग्स, इट सीम्स डेंजरस, बट इंस्टेड ये लिखना डॉग्स ऑन ड्यूटी। वो भी बेचारे अपना काम कर रहे हैं ना, उसमें इतना क्या है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, यू नो। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि गाइस एक्चुअली हमें ज्यादातर जगह से नेगेशंस मिलते रहते हैं। आप देखिए, आप अपने बच्चे के साथ भी कभी बात करते तो किस तरह से करते हैं? एग्जाम्पल, वो टीवी देख रहा है और जनरली अपनी टेंडेंसी क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे पता है? हाँ तो पूरा दिन टीवी ही देखता रहे, चल टीवी बंद कर, बहुत हो गया। अब आपने उसे ये तो बता दिया क्या नहीं करना, तो उसने टीवी तो बंद कर दिया, लेकिन अब उसको ये मालूम नहीं है कि टीवी मैं ना देखूं तो दूसरा करूं क्या। क्योंकि क्या करना ये काफी बार हम लोग बताना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, आप उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर गए, अब वो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके ऊपर खड़ा हो रहा है, तो अपने एक नेचुरल टेंडेंसी है, यू नो, दैट इज एज अ मदर हम लोग कहेंगे नो स्टॉप। उसको ये तो पता चल गया कि जो मैं कर रहा हूं वो नहीं करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि ये ना करूं तो मैं करूं क्या। यू नो, वो चम्मच से जब थाली को बजाता है ना उधर, नो स्टॉप, अगेन उसको ये नहीं पता चल गया कि ये नहीं करना है, मगर उसके बाद करे क्या? क्योंकि उसके अंदर जो बहुत सारी एनर्जी उसको कहीं तो इस्तेमाल करवानी पड़ेगी कि नहीं। सी द पॉइंट इज कि आप ये बता देते क्या नहीं करना, मगर क्या करना? नेगेशंस। एंड गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ह्यूमंस पर शब्दों की इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है, और अगर नेगेटिव शब्दों की इफेक्ट हो सकती है तो पॉजिटिव शब्दों की भी कई वैसे ही इफेक्ट्स हम पर है। I guess you might be aware with a film, तारे जमीन पर। उसमें एक एग्जाम्पल था, सोलोमन आइलैंड बोलकर एक जगह, जहां पर आदिवासी लोगों को जब कोई जंगल का हिस्सा काटना होता, कोई पेड़ को गिराना होता, तो वो कुछ भी नहीं करते, सभी मिल करके वो पेड़ के पास चले जाते और उसे जी भर के गालियां देते, कर्स करते, नेगेटिव शब्द देते, और देखते ही देखते कुछ दिनों में वो पेड़ गिर जाता था या मर जाता था। एंड इट इज रियली शॉकिंग। यस, ये सच है कि पेड़ तो क्या, खाने पीने की वस्तुओं पर भी नेगेशंस की इफेक्ट होती है, हम इंसानों पर भी होती है। एंड सिमिलरली पॉजिटिव, आपने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, द ग्रेट बॉक्सर। मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, जब भी वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे तब हमेशा कहते हर एक पंच के साथ, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। आप लोग कभी कोई स्पोर्ट्स को फॉलो करते होंगे, लाइक यू नो, किसी को क्रिकेट पसंद है या जिनको जो पसंद है, आपने वो प्लेयर्स को कभी ऑब्जर्व किया कि वो लोग बीच में कुछ बोलते रहते हैं? एग्जाम्पल, कोई बॉलर है, जब वो रन अप लेने जा रहा है, कभी आप देखना उसके लिप्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे कुछ बोल रहा है, वो अपने आप से कुछ बात कर रहा है ना। ऐसे काफी प्लेयर्स को आपने देखा होगा कि जब वो लोग कॉमनली ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यस कम ऑन फाइट बैक, इस टाइप के शब्द वो लोग जो बोल रहे हैं उसे कहते हैं एफर्मेशन, सेल्फ टॉक। वो अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देते हैं। उसका कारण ये है कि दुनिया तो बैठी है आपको नेगेटिव शब्द देने के लिए, लेकिन पॉजिटिव आपको खुद ही अपने आप को देना पड़ता है। Nobody is going to do anything for that.
आपको डीमोटिवेट करने के लिए तो सभी बैठे हैं, बट मोटिवेट आपको अपने आप को खुद करना पड़ता है। एंड दैट्स वेयर ये जो एफर्मेशन सेल्फ टॉक का कंसेप्ट है वो आपकी हेल्प करेगा। और योग निंद्रा, सजाग निंद्रा, ये एक सिर्फ 5 मिनट का, 4.5 मिनट का टू बी स्पेसिफिक मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आराम से बैठिए आंखें बंद करके, उसमें जो बोला जाए आपको सुनना है और उसे मन ही मन ये फील करना है कि ये मैं अपने आप से कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें कहा जाए मैं आज से, अभी से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी आप अपने आप से कह रहे हैं मैं आज से, अभी से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूं। तो उसमें जो भी बोला जाए आप फील करो कि आपकी लाइफ में वो हो रहा है, यू नो। सो बी विद दैट फीलिंग और विजुलाइज करने की भी कोशिश कीजिए जो भी कहा जा रहा है उसे। तो इस टेक्निक के लिए बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, इसमें आपको सीधा बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक द बैक सपोर्ट, यू कैन टेक द रिक्लाइनर सीट, जस्ट बी टोटली कंफर्टेबल। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं होगी। Alright, so remove your specs, just be totally comfortable। और जिन लोगों के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान है उनसे कहना चाहूँगा कि सोना नहीं है। कुछ लोग खुश हो गए थे, बोले आंखें बंद करनी है। नो, सोना नहीं है, ठीक है। तो ये इट वुड बी डिजिटल प्रोसेस, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर से ही आप आवाज़ सुनेंगे और आपको उसे फॉलो करते जाना है, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज, ऑलराइट, एंड लेट्स फॉलो। योग निंद्रा या फिर सजाग निंद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है, मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है, मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी, मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें
चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों के लिए सही में गुड मॉर्निंग हुआ। छोटा सा प्रोसेस था और इसमें जो एफर्मेशंस आपने सुने, जब आप पहली बार सुन रहे हैं तो उतने शब्द पकड़ में नहीं आए होंगे, बट जितना भी आप सुन पाए होंगे आप समझ पाएंगे कि वो हमारी रोज बरोज की जिंदगी में हम जो फेस करते हैं उसी के साथ जुड़े हुए कुछ शब्द हैं। और अगर ऐसा हर सुबह सुनकर आप दिन की शुरुआत करें तो आपके सबकॉन्शियस का इतना पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि बाकी के जो 23 घंटे हमें ऐसी परिस्थितियां, लोगों का या शब्दों का या प्रॉब्लम्स का जो सामना करना है, जो नेगेटिविटी को फेस करना है, एक तरीके से ये 5 मिनट का प्रोसेस हमारे अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी भर देगा कि वो एक शील्ड का काम करेगा, एक कवच का काम करेगा कि जो पूरे दिन की नेगेटिविटी को हमें फेस करने में हेल्प करेगा। एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद दिस, तो आप देखेंगे कि विथ टाइम धीरे धीरे जो अंदर कचरा भरा पड़ा है वो दूर होगा। हम जब एक तरीके से हार का सामना करते हैं या मेंटली हार जाते हैं, आशा छोड़ देते हैं या कभी डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग, ये फॉर्मेशंस हमें हेल्प करता है वापस उस पॉजिटिविटी को जनरेट करने के लिए। सो ये जो 3 डिफरेंट पार्ट्स का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आपने सीखा, पहला जो ब्रीथिंग टेक्निक था वो अंदर के ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी को बेहतर करता है, बीमारियों को दूर करता है। आपने जो बॉडी स्ट्रेचेस सीखे हैं वो बाहर के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। एंड योग निंद्रा जो डायरेक्टली आपके माइंड पर काम करता है, जो इंटरनल लेवल पर आपको पॉजिटिव बनाता है और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। तो ये टोटल 15 मिनट का प्रोसेस है और मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आज से आप इस 15 मिनट को हर दिन फॉलो करना शुरू करें। अगर सुबह उठकर ब्रश करने में और शावर लेने में आप बाहर के शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए 20 मिनट या आधे घंटे का वक्त निकाल सकते हैं, तो एटलीस्ट इनर क्लिनजिंग के लिए 15 मिनट तो निकाल सकते हैं। राइट, ज्यादा नहीं कह रहा, ओनली 15 मिनट्स। और आप ये अच्छे से कर सके, आप ये रेगुलरली कर सके, उस वजह से आज आप सबको जब आप यहां पर अंदर आए थे तो एक सीडी मिला। राइट, सो ये जो सीडी आपको दिया गया है ये सीडी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी रेगुलरली अपनी लाइफ के लिए फॉलो करना शुरू कीजिए। जो वीडियो, जो म्यूजिक आप सुन रहे थे वो ही उसके अंदर दिया गया है। एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, लाइक अपने फैमिली के लिए एक रूल बना सकते हैं कि सुबह आप सब एज अ फैमिली मिल करके इतना करके दिन की शुरुआत कर सकते हैं। या फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सीडी है आप चाहे तो
उससे वीडियो को, म्यूजिक को कॉपी पेस्ट करके अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हैं, और जिसमें पूरे दिन में जब भी टाइम मिले आप अपने फ़ोन में भी वो चालू कर सकते हैं, वो ईयर प्लग्स या हेडफोन्स लगा सकते हैं, और आप दिन के दौरान कभी भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो 4-5 दिन और प्रैक्टिस कर लोगे, फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो काउंटिंग सुनोगे तो उसके ऊपर भी कर पाओगे, क्योंकि अब आपको पता होगा कि करना क्या है। सो इन दैट केस, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ फ़ोन रखा हुआ है और ईयर प्लग्स लगाए होंगे तो भी आप सिर्फ काउंटिंग के साथ भी पूरी 15 मिनट की प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर ये जो 15 मिनट का प्रोसेस सीखे हैं, वो जो फ़ायदे देता है, प्रोबेबली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स फ्रॉम लास्ट 3 डेज, मगर मैं उस फ़ायदों को थोड़ा रिपीट कर लेना चाहूँगा। ये 15 मिनट के प्रोसेस के द्वारा माइग्रेन के इश्यूज, हेडेक्स की प्रॉब्लम चले जाते हैं, सर्दी जुकाम नहीं रहेगा, चेहरे पर डार्क पैचेस या दाग धब्बे जिसे कहेंगे, या पिंपल्स के इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। आप देखेंगे जिनको गले के प्रॉब्लम्स यानी कि टॉन्सिल्स या गला बैठ जाने का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, थायराइड के इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों, इस टेक्निक की प्रैक्टिस के साथ जिनको अस्थमा यानी कि दम का बीमारी है उसमें वो इंप्रूवमेंट देता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए फ़ायदे कारक है, जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए भी ये फ़ायदे कारक है। उतना ही नहीं, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, इससे आपके लंग्स का कैपेसिटी 100% खुलेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, सांसें फूलने की तकलीफें दूर होंगी, लीवर की फंक्शनैलिटी बेहतर होगी। किसी ने भी अपने लीवर को खराब किया है अल्कोहल लेकर, शराब लेकर, तो आप इस टेक्निक की प्रैक्टिस से अपने लीवर को वापस ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। मगर मैं वापस याद करवाना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेक्निक के बाद 2 ग्लास ज्यादा ले सकते हैं। अगर आप उसे टोटली छोड़ दें तो हाँ, उससे आपका लीवर वापस ठीक हो सकता है। उसी के साथ किसी को भी डाइजेशन के इश्यूज, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वो सारे इश्यूज को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। एंड किडनी स्टोन्स में सपोर्टिव है, पेनक्रियाज में अगर कोई इश्यू मतलब कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, उसमें ये सपोर्टिव है। उतना ही नहीं, जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसी को शोल्डर प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, नेक इश्यूज, नी प्रॉब्लम्स, वो सारे जॉइंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको सपोर्ट करता है। जिनको देर रात तक नींद ना आने का प्रॉब्लम, एंग्जाइटी लेवल ज्यादा रहता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। उतना ही नहीं, मेंटल लेवल पर कोई भी किस्म की नेगेटिविटी या डिप्रेशन को दूर करने में आपकी मदद करेगा। ये सिर्फ 15 मिनट की टेक्निक है और इसके थोड़े बहुत फायदे मैंने आपको अभी बताए हैं। नाउ डू यू थिंक कि इतने फायदे अगर कोई चीज से मिल रहे, और वो भी जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो क्या टेम्पररी, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिए हैं। अगर इतने फायदे कोई चीज हमें दे 15 मिनट के द्वारा, और वो भी फ्री में, वो सौदा कैसा हो सकता है? थिंक अबाउट इट। मुझे नहीं लगता है कि जब किसी को ब्लड प्रेशर आ जाए और हर दिन वो एक गोली खानी पड़ती है, उसका महीने का बिल मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। सिंपली डायबिटीज़ का एक चेकअप करवाने के लिए कितना खर्च लगता है वो भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ट्रीटमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यारो कि अगर ऐसी कोई बीमारी का सामना हम अपनी लाइफ में करते हैं तो भी हर महीने कितने खर्च बढ़ जाते हैं या टेंशन्स बढ़ जाते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटीड रिजल्ट्स नहीं है। ये आपको नेचुरली ठीक करता है, रिपेयर करता है, हील करता है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप सभी ये 15 मिनट हर दिन करना शुरू कीजिए, और आप हर दिन कर सके। उसी वजह से वो सीडीज आपको दी गई है कि जिससे आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यहाँ मैं चाहता तो ये सीडी आपको पहले दिन पे दे सकता था ना। पहले दिन पे यहाँ पर जो आज ऑडियंस है उसका 50% ही ऑडियंस मौजूद था। आज तो वी आर ओवर क्राउडेड, ऑलमोस्ट ओवरलोडेड आई वुड से। बट फिर क्यों मैंने चौथे दिन तक राह देखा? मुझे पता था चौथे दिन पर मैक्सिमम लोग आने वाले हैं, और अगर मैंने पहले दिन पर दिया होता तो मेरा फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा होता। फिर क्यों मैंने चौथे दिन पर दिया? बिकॉज मैं चाहता था कि जो 4 दिन इस सिस्टम को सीखे, फॉलो करे, इसका जो महत्व समझेंगे वही 4 दिन आने वाले हैं, वरना 1-2 दिन के अंदर लोग छोड़ देंगे। तो जो 4 दिन आए हैं, जो इसका महत्व समझे हैं, मैं वो सीडीज उनको देना चाहता था। मैं चाहता तो ये भी तो कर सकता था ना, चौथे दिन पर आपको ये बोल सकता था कि ये जो आपने सीखा इतना फायदे कारक है, उसका सीडी बाहर मिलेगा, आप खरीद लेना। अगर मैंने ये भी किया होता तो एटलीस्ट ये 4 दिन के अंदर मैंने जो खर्च किया है, एटलीस्ट कुछ तो रिटर्न मुझे उसका मिल गया होता। क्योंकि
हम कितना भी यहाँ के मैनेजमेंट को समझाए कि हम फ्री प्रोग्राम करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, हमें ये जगह फ्री में नहीं मिलती है। कितना भी न्यूज़पेपर वालों को समझाए कि भाई हमें समाज के लिए कुछ प्रोग्राम करना है, समाज का उद्धार करना है, इसलिए फ्री इवेंट करने हैं, आप फ्री तो छोड़ो, एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट तक नहीं मिलता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यारों, आप लोग समझदार हैं, आपको पता है जिस जगह पर आप बैठे हैं आपके शहर की सबसे अच्छी जगह है ये, एंड जब 4 दिन तक इस जगह को बुक करना, इस प्रोग्राम के लिए एडवर्टाइजमेंट देना, आज इतने लोगों के लिए सीडीज बांटना, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के पीछे कितने और लोग मेहनत करते होंगे, लोगों का वक्त का जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, क्योंकि जो लोग हमें भी सपोर्ट करते हैं आपके शहर के रहने वाले, वो भी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं तो काफ़ी अच्छे करियर में है, वो भी अपना काम छोड़ करके इस प्रोग्राम की मेहनत के पीछे 1 महीने से लगे हुए थे, लोगों तक मैसेजेस पहुँचाने के लिए कि भाई एक अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, आप लोग आओ करके। या फिर ये कहूँ, मुझे कोई शौक नहीं होता है सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठने में, मैं भी रात को 1 बजे सोता हूँ। When I sleep at 1 o'clock at night every morning, जब 4:30 बजे इस प्रोग्राम के लिए अलार्म बजता है, जितना दिक्कत आप महसूस करते हैं उतना ही दिक्कत मैं भी महसूस करता हूँ। आई एम नॉट अ सुपरमैन, बट फिर क्या ज़रूरत है एक ऐसे प्रोग्राम के लिए उठना कि जिसमें अपनी जेब से पैसा डालना है और वो भी जाके मेहनत करना है। इट्स जस्ट बिकॉज कि हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, आप यहां से कुछ पाए, और आज जो आपने यहां सीखा है यारो, उसकी वैल्यू लाखों में करोड़ों में हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि जो बीमारियों में हॉस्पिटल के पीछे आप खर्च करने वाले थे, जस्ट थिंक कि आज उसका रिटर्न यहाँ क्या मिल रहा है। ओके, जो वो लाखों के बिल से आपको बचा सकता है। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोग एक्चुअली समझ पाए हैं कि कितनी बड़ी चीज़ आपने यहाँ पर पाई है और उसका महत्व आपके अंदर है या नहीं, या कितना आप रेगुलरली इसे करने वाले हैं। मगर जब आप पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में आपने देखा ना कोई टिकट है, ना कोई फीस है, ना कोई डोनेशन है, ना ही दोस्तों हम कोई भी तरीके से किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप हमें डोनेट करो या चैरिटी करो। वरना नॉर्मली आप कोई भी फ्री प्रोग्राम देख लेना, एटलीस्ट उसमें ये मोटिवेशन तो होगा ही होगा कि आप दान करो, चैरिटी करो, कुछ ना कुछ तो होगा। और वो जो स्पॉन्सर्स होंगे उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे होंगे, और वो जो स्पॉन्सर्स रहेंगे उनको स्टेज पे बुलाया जाएगा और उनके ईगो को ऊपर उठाया जाएगा। पिछले 4 दिन में कोई वीआईपी को स्टेज पर देखा आपने अभी तक? अगर किसी ने हमारा साथ भी दिया, कोई स्पॉन्सर भी बनाए, तो अभी तक एक भी बंदे का इस स्टेज से नाम तक नहीं लिया गया है। बिकॉज हमारा पर्पस ये नहीं है कि मैं किसी के ईगो को सेटिस्फाई करूं इसलिए वो आके स्पॉन्सर करे। अगर कोई मुझे साथ देने वाला है तो वो भी वैसे ही लोग हैं जो कभी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने यहां से कुछ ऐसा पाया है जो उसकी कीमत जानते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि जब पिछले 4 दिनों से बिना कोई एक्सपेक्टेशन, बिना कोई आशा जब हम आपको दे रहे हैं, तो मेरा भी कुछ हक बनता है कि मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं। देना नहीं देना आपकी चॉइस की बात है। अब आप इसे फीस बोल सकते हैं, आप इसे टिकट बोल सकते हैं, आप इसे गुरु दक्षिणा बोल सकते हैं, जो भी। बिकॉज बरसों पहले जब पैसा नहीं भी हुआ करता था और कोई टीचर से हम कोई नॉलेज पाते थे, तब गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ देते थे। पिछले 4 दिन से जब आप यहां पर पा रहे हैं, मैं 2 चीजें आपसे चाहता हूं। आप फीस गिन सकते हैं, गुरु दक्षिणा, जो भी चाहे, चॉइस आपकी। 2 चीजें। सबसे पहले मैं आप लोगों से कमिटमेंट, एक वादा चाहता हूं कि आने वाले 21 दिनों तक आप इस 15 मिनट की टेक्निक को हर दिन फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कितने लोग मुझे ये कमिटमेंट देने को तैयार है फॉर 21 डेज, 21 दिन? ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। हाथ ऊपर हो रहे, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि कितने लोग हाथ ऊपर करते और कितने लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जितनों ने हाथ ऊपर किया, अगर वो 100% फॉलो करेंगे तो दोस्तों वो फायदे आपके हैं। लेकिन मैंने कोई पूरे महीने का कमिटमेंट नहीं मांगा, पूरे साल का भी नहीं मांगा, पूरी जिंदगी का नहीं मांगा, क्योंकि मैं कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं करना चाहता। जब मैं ये कहूं कौन पूरी जिंदगी फॉलो करेगा, जो हाथ ऊपर करेंगे झूठ ही होगा। उसका कारण है कि जो वादा मैं आपसे नहीं कर सकता पूरी जिंदगी के लिए, वो मैं आपसे कैसे ले सकता हूं?
इस वजह से मैं जो आपसे मांग रहा हूं बहुत रियलिस्टिक चीज है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होंगे ना तो 21 दिन करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? 21 दिन क्यों? 21 दिन एक साइकोलॉजिकल साइकिल है कि कोई भी चीज 21 दिन करोगे ना तो आपकी आदत में आ जाती है। दूसरा, 21 दिन के अंदर इस टेक्निक के फायदे आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, और जब वो एक्सपीरियंस होगा फायदों का तो बाद में हम इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, इसे हम अपनाएंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 21 दिन कल से शुरू होंगे, ये 4 दिन माइनस नहीं होंगे। Alright, from tomorrow we're gonna start this 21 days. Okay, एक और चीज, एक दूसरी चीज है जो मैं आपसे चाहता हूं, और वो दूसरी चीज ये है कि आने वाले 21 दिनों में मैं ये चाहता हूं कि आप दूसरे 21 लोगों को ये सिखाए, बताए, शेयर करिए। आप मुझे बताओ, अपने आजू बाजू ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम किसको नहीं है? डायबिटीज का प्रॉब्लम किसको नहीं है? अच्छा, एक फायदा तो मैं बताना भूल गया जब वो सभी फायदे बता रहा था। पेट कम होता है, वजन भी कम होता है। आप मुझे बताओ कि वजन का इश्यू किसे नहीं है? मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हर दूसरे तीसरे इंसान को वो तकलीफ है जो ये टेक्निक दूर कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आजू बाजू आप जितने भी लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, उनके लिए वो बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो दूसरे 21 लोगों को बताइए, बिकॉज इस प्रोग्राम का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। अगर आज यहां 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं और आप एक एक इंसान भी दूसरे 20-20 लोगों को बता दिए तो ये नॉलेज 20,000 लोगों तक पहुंच सकता है, राइट? Four days back, Times of India, front page, full page advertisement, हाई ब्लड शुगर का चेकअप करवाना है, 6,000 से प्लान शुरू होता है, वो भी डिस्काउंटेड ऑफर है। आप कितना फीस मुझे देना चाहेंगे? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तो मेरे टीम मेंबर ने याद करवाया 4 दिन पहले। आई जस्ट सॉ दिस एडवर्टीजमेंट, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए। और हाँ, जब आप किसी को भी बताएंगे, सिखाएंगे, उसमें से जो भी आपको लगे कि सीरियस है, जो भी आपको लगे कि इसको अपनाना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको ये जो सीडी मैंने आपको दिया ना, उसको आप कॉपी पेस्ट करके उस इंसान के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऑल कॉपीराइट रिजर्व्ड टू यू, राइट? So, you can use that because उसका कारण है ना कि अगर नॉलेज पर हम लोग कॉपीराइट का स्टैंप लगा देंगे तो नॉलेज शेयर कैसे होगा, नॉलेज लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप दूसरों को सिखाएंगे, ऐसा होगा ना, वो वीडियो जब दिखाओगे तब कोई बोलेगा, पूछेगा ये वीडियो में कौन है? आप बोल सकते हैं आपका असिस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। आप बोल सकते हैं कि ये रिसर्च आपने किया है, ये टेक्निक्स आपने डिजाइन की है, नो प्रॉब्लम। अगर उससे भी हमें मजा आ रहा है लोगों को सिखाने में और उस बहाने भी नॉलेज लोगों तक पहुंच रहा है, पहुंचाओ, चलेगा। किसके नाम से जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, राइट? सो शेयर। सी, ट्रेनिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। आप कभी अगर अहमदाबाद आएंगे तो मेरा घर देखकर ये कहेंगे कि इस आदमी को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई लव व्हाट आई डू। अब जब मुझे स्टेज पर देखते होंगे तो इस 2 घंटे के दौरान इतना तो ऑब्जर्व करते होंगे कि पता नहीं आप प्रोग्राम को एंजॉय करते या नहीं, लेकिन मुझे देखकर आपको ज़रूर फील होता होगा कि ये बंदा प्रोग्राम देना बहुत एंजॉय करता है। एंड दैट्स वेयर दिस इज माई पैशन। I love to share, I love to contribute, and that's the reason I'm talking, guys, कि share करो, लोगों को बताओ, and there's no issue with copyrights, मेरे नाम से भी आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मेरा मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, but share करो, दो, that is more important। and यहाँ पर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को हम ख़त्म कर चुके हैं, 2 कमिटमेंट से मैं आपसे मांग चुका हूँ। अब आप वो 2 कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, पूरे करेंगे नहीं करेंगे, मैं देखने नहीं आने वाला,
लेकिन मुझे इतना पता है कि भले कोई ना देखे मगर तो भी कोई देख रहा है. ऑलराइट? So do fulfill that. And guys, हम आगे बढ़ते हैं डायनामिक योगा के आज के दूसरे पार्ट की ओर, एंड दैट इज द यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ, यानी कि कुदरत के कुछ नियम है जिस नियमों को जानना है, समझना है. और आज हमें सिर्फ एक लॉ को डिस्कस करना है, एक नियम को समझना है. मगर एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं आज भी कहना चाहूंगा, भगवान जो है वो इंसान से हमेशा एक बात कहना चाहते हैं. भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं. तो फिर तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है. तो आइए आज के दिन का एक आखिरी लॉ हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो मैं आपको यूनिवर्सल लॉ बताने जा रहा हूं, दैट इज माय फेवरेट. ऑलराइट? एंड हियर कम्स द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कि कम से कम मेहनत करने का नियम. आप कहेंगे सर ये तो हमारा भी फेवरेट है, बट यारो ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम मेहनत करने का नियम मतलब ये है कि अपने आसपास अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो नेचर में कितना सब कुछ सहजता से होता है, आसानी से. फॉर एग्जाम्पल, सूरज हर दिन जब सुबह उठता है वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है हमें रोशनी देने के लिए. आज दिन तक सूरज ने ये नहीं कहा कि मुझे छुट्टी की जरूरत है, उसने हाफ लीव नहीं लिया, ना ही कभी वो वेकेशन पर गया. हम उठे या ना उठे, सूरज हर दिन उठता है और वो अपने काम पे पहुंच जाता है. या फिर ये धरती माँ जिस पर हम रहते हैं, ये धरती हर दिन गोल घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, घूमते जा रही है. मुझे तो ये नहीं पता लग रहा कि उसको कौन सा इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रहा है, उसके अंदर ऐसी कौन सी बैटरी लगी हुई है जो खत्म ही नहीं होती है. या फिर कभी आपने सोचा अपने आजू बाजू जो पेड़ पौधे हैं, हैव यू ऑब्जर्व्ड कि वो हर दिन अपने आप बड़े होते रहते हैं. यू नो, आई मीन वो बड़े होने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, कोई उनकी देखभाल ना भी करे तो भी अपने आप वो ग्रो कर लेते हैं. नेचर सहजता से आगे बढ़ते रहता है, उसमें बहुत कुछ होता है मगर हमें दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता वो कैसे हो रहा है. और जो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी भी उतनी ही सिंपल और आसान है. क्या आपने कभी देखा एक पंछी दूसरे पंछी को सिखाता हो उड़ना कैसे? कभी आपने मछलियों की दुनिया में स्विमिंग क्लासेस देखे कि एक मछली दूसरी मछली को सिखाती हो तैरना कैसे? या फिर आपने कभी ऑब्जर्व किया एक जानवर दूसरे जानवर को सिखाता हो चलना कैसे? क्यों नहीं? बिकॉज ये सारे नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, और जब वो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी जिंदगी बहुत आसान है, उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती, सब अपने आप हो जाता है उनकी लाइफ में. मगर इंटरेस्टिंगली एक पंछी दूसरे पंछी को नहीं सिखाता उड़ना कैसे, एक मछली दूसरे मछली को नहीं सिखाती तैरना कैसे, एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं सिखाता चलना कैसे, मगर हम इंसान के बच्चों को सिखाना पड़ता है चलना कैसे. ऐसा क्यों? बिकॉज हम इंसान उससे बहुत दूर आ चुके हैं. वैसे मैं कैसे कह सकता हूं कि हम उससे काफी दूर आ चुके हैं? दैट इज बिकॉज हम छोटी छोटी बातों को लेकर उससे एक सवाल करते हैं, और वो सवाल क्या है पता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जितना गूगल सर्च नहीं होता होगा ना, उतना ये सवाल होता होगा. एग्जाम्पल, कहीं जा रहे हैं, पंचर हो गया, आज ही पंचर होना था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इधर आए, कुर्सी पे बैठने को जगह ना मिली, नीचे बैठना पड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यहां से जा रहे थे और वो क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया, अरे यार मुझे आज जल्दी पहुंचना था, आज ही वो रेलवे क्रॉसिंग बंद होना था. फॉर स्मॉलेस्ट ऑफ अवर थिंग, ना हम उससे सवाल करते हैं, आई मीन मुझे ऐसा फैमिली क्यों मिला, ऐसे माँ बाप क्यों मिले, ऐसे स्कूल में क्यों भेजा गया, मुझे ऐसे ट्यूशन टीचर क्यों मिले हैं, मेरे दोस्त वैसे क्यों है, और फिर यू नो मेरे हस्बैंड ऐसे. सॉरी, आई मीन नो ऑप्शन, गलती आपकी है, जस्ट जोकिंग. गाइस, समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप ये सवाल करते रहते हैं उससे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ,
That's where you need to understand कि आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, उसके प्लानिंग के ऊपर सवाल कर रहे हैं, और जब आप डाउट करेंगे, सवाल करेंगे, तो वहां से जो एनर्जी आ रही है, आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, आप उस एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, एंड दैट्स वेयर वो चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये विश्वास रखना जरूरी है. यू नो व्हाट, जब कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, पांडव जहां पर भी थे, तब उन्हें कभी ये परवाह नहीं थी कि कृष्ण अगर शांति दूत बनकर गए हैं तो वो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे. और आपको पता है, जब इंद्रप्रस्थ मांगा गया था और दुर्योधन हस्तिनापुर देने को तैयार नहीं, इंद्रप्रस्थ देने को तैयार नहीं, तब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप 5 गांव दे दीजिए, 5 पांडव के लिए उतना भी काफी है. इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये पॉइंट रखा, उससे पहले ये नहीं कहा था रुको रुको, मैं पांडवों को फोन करके पूछ लेता हूं उनको मंजूर है या नहीं है. क्यों नहीं पूछा था पता है? बिकॉज कृष्ण को भरोसा था, मैं उनके लिए जो भी लेकर जाऊंगा वो खुशी खुशी उसे स्वीकार लेंगे. जब लोग मुझसे पूछते हैं कि कृष्ण ने सिर्फ पांडवों का साथ क्यों दिया, तो उसके पीछे ये वजह है कि पांडवों को उन पर जो विश्वास था, वो भरोसा जो था, उसमें जो एक्सेप्टेंस था, दैट इज द रीजन कृष्ण वॉज विद देम. बट देन हम आज प्रॉब्लम क्या है पता है? अपने कृष्ण पे भरोसा ही नहीं कर पाते हैं. वो जो दे रहे हैं हमेशा सवाल ही सवाल है. ऐसा क्यों मिला, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं दिया, मुझे ऐसा क्यों मिला, उसको ऐसा क्यों दे दिया. Why? हम होते कौन है उससे सवाल करने वाले. I'll give you a name. जेम्स आर्थर अपने ज़माने के बहुत बड़े टेनिस प्लेयर रह चुके हैं. एंड उस ज़माने में एक टाइम हुआ करता था जब क्रिकेट में आपने सचिन का नाम सुना है, वैसे ही कुछ ये नाम, उनके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स, एंड उन्हें कुछ ऐसी बीमारी का सामना हुआ जिस वजह से वो टेनिस नहीं खेल पाए. ही हैड टू टेक रिटायरमेंट आउट ऑफ द स्पोर्ट. एग्जाम्पल, युवराज सिंह के साथ जैसे अभी कुछ हुआ और वो क्रिकेट खेलना उनको छोड़ना पड़ा था, कुछ वैसा. अब उन दिनों में टेक्नोलॉजी भी उतना पावरफुल नहीं था कि वो ठीक हो सके और वापस खेल सके, मगर उस दौरान उनके काफ़ी सारे फैंस, काफ़ी ईमेल्स, लेटर्स उन पर आने लगे कि भाई आपके साथ ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने आप ही को ये बीमारी, ये तकलीफ क्यों दिया, वगैरह. जेम्स को एहसास हुआ कि लोग जो सोच रहे हैं वो सही नहीं और मुझे उनको करेक्ट करना पड़ेगा. बिकॉज कोई भी ऐसा चैंपियन बहुत लोगों के लिए एक रोल मॉडल होता है, एंड वो चैंपियंस दुनिया को जो सोच देंगे लोग उसे फॉलो करने लगते हैं. सो उनको लगा कि मुझे दुनिया को, अपने फैंस को एक बेहतर सोच देने की ज़रूरत है. एंड आउट ऑफ दैट उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाया. उस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान जेम्स एक सुंदर सी बात बताते हैं. बोले, मेरे काफ़ी दूसरे भी भाई बहन थे, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ मुझे ही को चुना कि मैं टेनिस में आगे बढ़ूं और दूसरे भाई बहन को नहीं चुना, तब मैंने भगवान से ये सवाल नहीं किया था कि सिर्फ मैं ही क्यों. जब मैं स्कूल लेवल पर कभी जीता कुछ 100 बच्चों को हराकर, तब मैंने भगवान से नहीं पूछा था कि सिर्फ मैं ही क्यों. जब मैं स्टेट चैंपियनशिप जीता कुछ 1000 लोगों को हराकर, तब मैंने भगवान से नहीं पूछा था कि सिर्फ मैं ही क्यों जीता. जब मैं नेशनल्स जीता, लाखों को हराकर नेशनल चैंपियन बना, तब कभी मैंने अपने भगवान से नहीं पूछा कि सिर्फ मैं ही क्यों. जब मैं दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट को बीट किया और ग्रैंड स्लैम चैंपियन बना, तब कभी मैंने नहीं पूछा उनसे कि सिर्फ मैं ही क्यों. तो आज जब उन्होंने मुझे ये बीमारी दी है, ये तकलीफ दी है, तो मेरी कोई औकात नहीं है उनसे पूछने की कि सिर्फ मैं ही क्यों. एंड दैट्स वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ आपको जो ऑफर कर रही है उसे एक्सेप्ट करना सीखो. जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तब तो हम कभी नहीं पूछते.
कि मेरे घर गाड़ी क्यों आई, पड़ोसी के वहां क्यों नहीं आई, तब तो नहीं पूछते। और पड़ोसी के वहां जाए तो पहला सवाल, उसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं मिला। हम इतने पार्शियल कैसे हो सकते हैं? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एक्सेप्टेंस। डाउट करना बंद करो, सवाल पूछना बंद करो। यह संभव नहीं है कि हम अपनी इंसानी बुद्धि से उसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, माने उसकी सोच को समझ सकते हैं। इस वजह से मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, विश्वास रखो, कोशिश मत करो, बस करो। कोशिश करने में और करने में बहुत अंतर है, फर्क है। यहां आप सभी जितने स्टूडेंट्स आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, चलो आप लोगों को ध्यान में रखकर एक छोटी सी बात बताता हूं। एज ए स्टूडेंट हम लोग जब कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार देखा जाता है कि उसे बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, एंड प्रोबेबली एग्जाम तक हमें 10 बार रिपीट करना पड़ता है और तब जाकर शायद हमें थोड़ा बहुत याद रहता है, या उसके बावजूद हम भूल जाते हैं। यू नो व्हाट, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंप्लेन मी, सर हमें याद नहीं रहता। टेल मी समथिंग, आपको गाने याद रहते हैं, फिल्में याद रहती हैं, मैच के स्कोर्स याद रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेमोरी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंटरेस्टिंगली, आप सुबह 7 बजे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शाम को 7 बजे मैं पूछूं कि सुबह 7 बजे के न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था, तो आपको 70% न्यूज़ याद होंगे। सवाल, क्या आपने न्यूज़ को याद रखने की कोशिश भी की थी? और अगर नहीं तो याद कैसे रहा? सच तो यह है कि अगर आप अपने माइंड पे भरोसा करोगे ना तो सब कुछ याद रख ही लेगा। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप कोशिश करते हैं याद रखने की। कोशिश तब होती है जब डाउट है, और डाउट से आपका माइंड 100% परफॉर्म नहीं कर सकता है। एनी फॉर्म ऑफ डाउट या एग्जाम का स्ट्रेस आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वे यू रीड अ कॉमिक बुक और द वे यू रीड अ न्यूज़पेपर, सिमिलरली जब पढ़ाई की किताब लेकर बैठते हो, बस उसी तरह से पढ़ो, उसे एंजॉय करो, उसे समझने की कोशिश करो, एंड इट्स सिंपल। वैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी बार मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं, सर आपने कहा कि भाई हमें समझना है और तो याद रहेगा एंड ऑल दैट, बट सर वही तो प्रॉब्लम है कि हमें समझ में ही तो नहीं आता, और जो समझ में नहीं आता वो याद कैसे रहेगा? अच्छा, बाय द वे आपको गाने समझ में आते हैं? क्या समझ आता है? वाई दिस कोलावरी डी, तो भी याद रहा ना। अलग अलग भाषा के गाने भी आप गुनगुनाते हैं जबकि उसके शब्द समझ भी नहीं आते हैं, तो बात बहुत सिंपल है, ये भी याद रहेगा, बट उस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा, डाउट हटाना पड़ेगा, स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा। कोशिश मत करो, बस करो। फॉर एग्जाम्पल, यहां जब मैं स्टेज पर आता हूं, पिछले 4 दिनों में आपने देखा कि मेरे पास कोई कागज है, कोई स्क्रिप्ट, उसमें से मैं पढ़ के बोल रहा हूं। फ्रेंड्स, 2 घंटे मुझे बोलना है, एंड फॉर 2 आवर्स अगर मेरे पास एक भी पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं यहां पर आके बोलने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ बोलता हूं। आई फील मेरे सामने मेरा फैमिली आज मुझे सुनने को आ रहा है और उनके साथ मुझे कुछ शेयर करना है, बस बात खत्म हो गई। उसमें प्रिपरेशन की क्या जरूरत है? बट जो लोग ये नहीं समझ पाते उनके लिए थोड़ा सिंपल बनाता हूं। अगर आप में से किसी को अचानक मैं माइक दे दूं, स्टेज पे बुलाऊं और कहूं 2 शब्द बोलो, सर कौन से 2 शब्द? मुश्किल हो जाएगा। 2 मिनट बोलना भी मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मगर घर पे 2 मिनट आपकी एडवाइस मांगी जाती है, आप 20 मिनट आराम से बोल लेते हैं बिना कोई स्क्रिप्ट। तो इधर स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? नॉट नीडेड। बस यही फर्क है, इधर आके आप बोलने की कोशिश करते, उधर आप बोल रहे हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोशिश मत करो, बस करो। वैसे आप में से कितने लोग 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं? ऑलराइट, उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो कोशिश भी किए हैं मगर नहीं सीख पाए हैं?
Alright, these are amazing fellas, you know. आप लोगों के साथ में कुछ बात करूंगा. You know what? हम लोग गाड़ी चलाने की सीखने की कोशिश किस तरह से की है? किस तरह से? I mean, ड्राइविंग सीट पर बैठकर तो कितनी बार कोशिश किया? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार? नहीं ना, इतना तो कोई नहीं होगा. 2-3 बार किया होगा, बस, उससे ज्यादा नहीं. और बाद में हम कैसे कोशिश करते हैं पता है आपको? घर पे बैठे रहते हैं और यहां से सोचते रहते हैं, इतने ट्रैफिक में मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? एक्सीडेंट हो गया तो, किसी को टच कर दिया तो, बीच में बंद हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो. आपको ऐसा लगता है कि ये सोचने से आपको गाड़ी आ जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो मैं एक काम करता हूं, मैं भी आपके साथ बैठकर वो सोचता हूं, आपको जल्दी आ जाएगा. आपको भी पता है कि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला, तो यहां से कोशिश बंद कर दो. अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो तो इतना सोचना बंद कर दो. ड्राइविंग सीट पर बैठो, चाबी लगाओ, गियर में डालो, जिसको गाड़ी आता है उसको बाजू में बिठाओ, देखा जाएगा. टेंशन आपको थोड़ी होना चाहिए, टेंशन आपके आसपास के लोगों को होना चाहिए कि आप चला रहे हैं. जब मुझे L लिखी हुई गाड़ी दिख जाती है, मैं उसके बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है. अब यहां कुछ लोग हैं ना, अपने बाजू वाले से कह रहे, तू इसकी बात मत सुनना, ये कुछ भी बोल रहा है. अच्छा, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो आप मुझे बताओ, गाड़ी चलाने का इसके अलावा कोई तरीका हो तो बताओ. सी टेल मी समथिंग. जब मैं आपको ये बता रहा था लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम से कम मेहनत करने का नियम, तो इसका मतलब क्या है पता है? यहां से मेहनत बंद कर दो और यहां से मेहनत चालू रखो. इसे कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम से कम मेहनत करने का नियम. और हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग यहां से मेहनत बंद कर देते हैं, सिर्फ यहीं से चालू रखते हैं. ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, नहीं कर पाया तो. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी एग्जाम्स करीब आ रही है, यहां से मेहनत बंद कर दो. एग्जाम में ये पूछा गया तो, वो पूछा गया तो, भूल गया तो, ऐसा हो गया तो, फॉरगेट इट. आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. यहां से मेहनत चालू रखो. आपके पास जितना वक्त है एग्जाम से पहले, मैक्सिमम उस टाइम को रीडिंग के लिए यूटिलाइज करो. फिर जो होगा देखा जाएगा, उसकी इतनी परवाह मत करो. बिकॉज रिजल्ट्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी एफर्ट्स पे आपका कंट्रोल है. तो जिस पर आपका कंट्रोल है उस पे फोकस करो ना. क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, उस पे क्यों फोकस कर रहे हो? क्योंकि उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. देन व्हाई डू यू फोकस ऑन दैट एंड व्हाई यू वेस्ट योर एनर्जी विद दैट? मेरी टीम में एक बंदा है, हितेश बोलकर. शायद आपने आते जाते उसे बाहर देखा होगा. मतलब अगर उसको देखोगे तो पता चल जाएगा ये कौन है, बिकॉज उसका फिजिक बहुत अच्छा है, यू नो, गुड पर्सनैलिटी. एंड काफ़ी टाइम पहले की बात है, आज से 4 या 5 साल पहले, जब पहली बार मैंने और हितेश ने, हम लोग अहमदाबाद में जब एक्सरसाइज करना शुरू किया. मैंने एक वक्त आया जब मुझे लगा कि यार अब कुछ एक्सरसाइज जिमिंग करना पड़ेगा. तो अहमदाबाद की एक कर्णावती क्लब बोलकर एक जगह, जिधर हम लोगों ने जाना शुरू किया. उन दिनों में हम लोग नया नया जब जिम शुरू किए थे तो पहला महीना बहुत मुश्किल रहता है कोई भी चीज़ को रेगुलराइज करना, यू नो, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. तो 1 महीना बस हम लोग अभी आदत में आए होंगे जब हर दिन एक्सरसाइज करते थे. हुआ कुछ ऐसा, 1 महीने के अंदर वो जिम रिनोवेशन में गया. तो मैं सोचा यार एक अच्छी आदत शुरू हुई थी, उसको बंद नहीं करना है. अगर जिम रिनोवेशन में है तो एक काम करते हैं, स्विमिंग करेंगे, मगर कुछ करेंगे कि जिससे अपनी एक्टिविटी एक्सरसाइज चालू रहे. जब हम लोग पहले दिन स्विमिंग में गए तब मुझे पता चला कि हितेश को स्विमिंग आता नहीं है. अब मैं उसको साथ इसलिए लेकर जाता था कि मैं सोचा अगर कंपनी रहेगा तो वो आदत में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, यू नो, एक्टिविटी में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा. अब उसको स्विमिंग जब नहीं आता था तो जब मैं लेंथ मारता वो कम पानी में यहाँ वहाँ घूमते रहता. एंड अगर कोई स्विमिंग कोच रहते तो यू नो उसको वो बेसिक सिखाते भी, हाथ ऐसे हिलाओ और साइड में पकड़ के पैर हिलाओ एंड ऑल दैट. 5 दिन गुजर गए, मैं बोर होने लगा. 6ठे दिन मैं उस स्विमिंग कोच को जाके पूछा, सर
ये कब तक सीखेगा? सीख जाएगा 1.5-2 महीने में सीख जाएगा। मैं वो मर गया यार, 2 महीना थोड़ी अकेला स्विमिंग करना है, वरना इसको साथ लेकर आने का मतलब क्या है? छठे दिन पे मैं उसको गहरे पानी में अपने साथ अंदर लेकर गया। अब मैं पानी के अंदर था, वो साइड में पकड़ के पानी के अंदर था। मैंने उससे कहा छोड़ दे। नहीं सर। क्यों, क्या होगा? सर मैं डूब जाऊंगा। चल ठीक है, डूब के दिखा। सर मैं समझा नहीं। मैं बोला इसमें कुछ समझना नहीं है, तू बोला ना कि तू छोड़ देगा तो तू डूब जाएगा, मैं तुझे कह रहा हूं डूब के दिखा। सर मैं समझ ही नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैं बोला देख, अपने में एक डॉग है। बोले हाँ। वो 1 महीने का बच्चा था तब मैं लाया था। हाँ। अभी वो 1 साल का हुआ। हाँ। अगर उसको मैं पानी में डालूं वो क्या करेगा? सर वो तैरेगा। क्या वो कोई स्विमिंग क्लासेस में गया? बोले नहीं सर। मैं बोला तू अपने आप को कुत्ते से ज्यादा पावरफुल नहीं समझता क्या? अगर उसको कोई स्विमिंग क्लास की जरूरत नहीं तो तुझे क्यों है? बाय द वे तू ये बता, जब तू मर जाएगा, when you will leave your body, और तेरे बॉडी को मैं इस पानी में रखूंगा, क्या होगा? सर वो तैरेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तेरा शरीर बनाए तैरने के लिए, तू जो उसके अंदर है वो उसे रोक रहा है तैरने से। तो एक काम कर, गोल बना के तुझे सामने पहुंचना है। कैसे भी हाथ हिला, कैसे भी पैर हिला, चलेगा, फ्री स्टाइल। और मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। एंड गाइस, उसने स्विम करना शुरू किया। उसको हाथ पैर हिलाना भी नहीं आता था, कैसे भी करके। इट टुक हिम टाइम, 4 या 5 मिनट लगा होगा जब तक उसने लेंथ कंप्लीट की। और पूरी लेंथ के दौरान बीच में सिर्फ एक बार मुझे उसे सपोर्ट देना पड़ा था थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए, बट somehow he managed। वो सामने तक पहुंच गया। जैसे सामने पहुंच गया वो सो एक्साइटेड, उसके अंदर ये बैठ गया दिमाग में, मने स्विमिंग आवड़ी गयो। आज दिन तक मुझे मालूम है कि उसको स्विमिंग नहीं आता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है। इस वजह से जब भी पानी देखता है, अगर मैं दूर कहीं हूं, सर मैं जा रहा हूं, सीधा जंप मारेगा। वो मार लेता है, टेंशन मुझे होता है कि ये गया। फ्रेंड्स, कोशिश मत करो, करो। भरोसा रखना जरूरी है, टेंशन छोड़ना जरूरी है, और यहां से एफर्ट देते रहो, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। रूल बहुत सिंपल है, दुनिया में अगर कोई एक इंसान वो कार्य कर सकता है, मतलब सभी कर सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट देनी है और कुछ भी नहीं है। मगर हम बिना वजह अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पता नहीं क्यों। एक्चुअली लाइफ बहुत इजी है। आपको पता है, जब नासा वालों ने पहली बार अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस शटल बनाया था, तो जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे थे उनको बताया गया कि भी जब आप लोग वहां जाए तो वहां लिख कर लेकर आना कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में पहुंचे, लिखने की कोशिश की, उनका कोई पेन काम नहीं कर रहा था, बिकॉज वहां पर ग्रेविटी नहीं था, गुरुत्वाकर्षण नहीं था, एंड दैट्स द रीजन कोई पेन काम नहीं कर रहा। अब जब वो लोग वापस आए, नासा के साइंटिस्ट मिले और बताया कि भाई बताओ बताओ आपका एक्सपीरियंस वहां पर कैसा रहा। बोले वो सब छोड़ो, पहले कैसा पेन बनाओ जो उधर काम करे। अब ये लोग जो नासा के साइंटिस्ट थे, 10 साल मेहनत किए, $12 मिलियन खर्च किए एक ऐसा पेन बनाने को जो जीरो ग्रेविटी में काम करे, जो कोई भी एंगल में काम करे। एंड यू नो व्हाट, ये 10 साल के इन लोगों ने जब मेहनत की ये पेन को बनाने के लिए, उस दौरान रशिया भी स्पेस प्रोग्राम्स करते थे ना, तो उन्होंने क्या किया था पता है? वो लोग पेंसिल यूज करते थे। लाइफ सिंपल है, उसको सिंपल रखो,
क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत है? सी आई टेल यू। मेरा एक दोस्त आया, उसका मुंह फूला हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं बोला देख 10 मिनट के बाद बताने वाला है, अभी बता दे। उसने सबके बीच में मेरे को गाली दिया, मेरा इंसल्ट कर दिया, ये बोल दिया, ऐसा कर दिया। मैं बोला देख वो तुझे गाली दिया कुछ लेके तो नहीं गया ना? दिया। लेना कि नहीं लेना तेरे चॉइस की बात है। और वैसे भी एक रूल याद रखिए, जब कोई आपकी तारीफ करे तब टेंशन जरूर लेना, क्योंकि तारीफ झूठी हो सकती है। जब कोई गाली दे तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो सच्ची होती है। एक बार एक पेरेंट्स उसके बच्चे को मेरे पास लेकर आए, बिठाया, सर आप इसे कुछ समझाओ। जब भी ऐसा सीन होता है ना, मुझे हमेशा पहले पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, पहले मुझे तो समझाओ, समझाना क्या है इसको? सर ये अपनी फाइनल एग्जाम में फेल हो गया। ओके, समझाना क्या है? सर ये 1 साल अब पीछे रह जाएगा। ओके, समझाना क्या है? सर ये बाकी बच्चों से अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको 1 साल पूरा रिपीट करना पड़ेगा। बेटा अब बाहर जाओ, मम्मी पापा को कुछ समझाना है। आप लोग बोलते थे ना, बहुत बार उसको बताया ना कि बेटा रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करने से पक्का होता है। तो वो रिपीट कर रहा है, उसने गलत क्या किया? क्यों कंफ्यूज करते हो बेचारे को? कम ऑन, आई मीन सिर्फ इस वजह से, क्योंकि 1 साल आप रिटायरमेंट लेट ले पाएंगे, क्यों उसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल खड़ा कर रहे हो? गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, एक कागज का टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं, एक कागज का टुकड़ा जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, वो कोई बच्चे की काबिलियत बयां नहीं कर सकता है। जिसको आप मार्क्स बोलते हैं वो सिर्फ इतना बताता है कि पिछले साल तुमने कितना अच्छा रट्टा मारा था, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। एक बच्चे के अंदर की जो काबिलियत है वो उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री से कई गुना परे है। और इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मार्क्स की, रैंक की, बोर्ड में फर्स्ट आने की दौड़ में ना लगाइए। फर्स्ट एक आ सकता है, दैट इज द रूल, उसके लिए मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। और जब 1 लाख बच्चे कोशिश करते हैं वो फर्स्ट आने की, थिंक अबाउट इट, सब चाहते हैं मेरा बच्चा फर्स्ट आए। अब हाउ इज इट पॉसिबल कि सभी फर्स्ट आ जाए? तो आपको ये स्वीकारना होगा कि 5 उंगलियां समान नहीं होती है। कोई बच्चा पढ़ाई के लिए बना है, कोई डांस के लिए बना है, कोई क्रिकेट के लिए बना है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, किसी के अंदर कोई तीसरा क्वालिटी है, मे बी पेंटिंग। यारो 5 उंगलियां समान नहीं हो सकती, हम सबको उस दौड़ में लगाना चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कभी नहीं कहा था कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कभी नहीं बताया गया था कि तुझे डॉक्टर बनना है। मुझे आज़ादी दी थी वो बनने की जो मैं चाहता था, और वो तब दी थी 17 साल की उम्र पे। प्रोबेबली हैव शेयर्ड दिस स्टोरी, जब हमारा घर भी बिक चुका था, रोड पर हम खड़े थे, और तब मेरे पेरेंट्स मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थे कि ये इंजीनियर बनेगा, नौकरी करके हमको खिलाएगा। तभी भी उन्होंने ये कहा था बेटा तेरी ज़िंदगी के लिए तुझे जो सही लगे तू कर, बस इतना है
कि शायद हम तुझे जो दे पाए थे अब इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे प्रेजेंट कंडीशंस में। तो हमारी टेंशन मत ले, 2 वक्त का रोटी तो हम मैनेज कर लेंगे, हम तुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं और तुझ पे कोई बोझ नहीं है। दे हैड गिवन मी दैट फ्रीडम, और वो फ्रीडम दिया। दैट इज द रीजन कि मैं अपनी उस काबिलियत को समझ पाया और आज मुझे खुशी है। भले मैं डॉक्टर ना बन पाया, भले मैं कोई सीए ना बन सका, बट आई एम रियली हैप्पी कि आज हर साल सीए एसोसिएशन मुझे इनवाइट करते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, मेडिकल एसोसिएशंस मुझे इनवाइट करते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। जब ये बड़े बड़े नाम और एसोसिएशन भी मुझे वो ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ कि यार मुझे जो करना था, मुझे जो पाना था मेरी लाइफ के लिए मैं कर पाया। बट इट इज ऑल अबाउट दैट फ्रीडम, दैट ट्रस्ट जो उन्होंने मुझ पे रखा था। उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शायद हमें ये नहीं पता कि लाइफ में हम एक्चुअली क्या पाना चाहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है सिकंदर? सिकंदर के राज में एक ऐसा इंसान जो सिकंदर का कभी सुनता नहीं, वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जाओ उसको पकड़ के लेकर आओ मेरे पास। वो जाते हैं, उन्हें कहते हैं चलो हमारे साथ। बोले मैं क्यों आऊं? बोले बादशाह ने आपको बुलाया, आपको आना पड़ेगा। मैं भी बादशाह हूं। बोले आप कहां के बादशाह हो? अपनी जिंदगी का। अब वो कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक फकीर थे, ना वो मानते हैं ना वो जाते हैं। दूसरे दिन सिकंदर उनके पास आते हैं, आकर कहते हैं शायद तुम्हें मालूम नहीं है मेरा नाम सिकंदर है, मैं आधी दुनिया को जीत चुका हूं और वो दिन दूर नहीं होगा जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। वो फकीर वहां पर सवाल पूछते हैं, वैसे सिकंदर भाई एक बात बताओ, आप पूरी दुनिया जीत लोगे, उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर सोच में पड़ गए। बोले हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा फिर काम क्या करूंगा, क्योंकि उसके बाद तो फ्री हो जाऊंगा ना, कुछ करने को नहीं रहेगा। सिकंदर थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं उसके बाद, हाँ उसके बाद मैं आराम करूंगा। वो फकीर जवाब देते हैं अगर आपको आराम ही करना है तो आजा मेरे बाजू में लेट जाओ, कब से मैं वही तो कर रहा हूं। अगर बोले तुम्हें अल्टीमेटली आराम करना है तो उसमें पूरी दुनिया जीतने जाने की क्या जरूरत है, वो तो तुम अभी भी कर सकते हो। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, आप क्या पाना चाहते हैं जिंदगी में? मत जवाब देना पैसा। अगर सवाल जवाब पैसा है तो मैं वापस पूछूंगा पैसों से क्या मिलेगा? एक्चुअली हमें गांधी बापू वाला जो फोटोग्राफ है जिस पर 1000 लिखा हुआ है ना, वो कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए, वो पैसों के साथ जुड़ी हुई हमें खुशियां चाहिए। हमें 4 पहिए पर चलने वाला डिब्बा नहीं चाहिए जिसको हम गाड़ी बोलते हैं, एक्चुअली उसके साथ जुड़ी हुई हमें खुशियां चाहिए। जब हम सभी का गोल और फोकस अल्टीमेटली खुशी पाने के लिए है, हैप्पीनेस के लिए है, तो यारो वो तो आप अभी भी पा सकते हैं। उसमें उतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, इतना भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक इंसान ऑफिस के नाम पे जो भाग रहा है इस सोच में कि वहां से मुझे खुशी मिलेगी, ही डजंट अंडरस्टैंड। प्रोबेबली कोई दिन ऑफिस से घर आकर अगर अपने बच्चे के साथ वो बच्चा बन के खेलेगा, उससे जो खुशी मिलेगी ना, वो महीने का सैलरी चेक कभी खुशी नहीं दे सकता। सर लेकिन हमारे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, अब खेलने की उम्र के नहीं है। तो पड़ोसी का लेके आओ, वो वैसे भी सोचते रहते हैं कि इसको 1 घंटे कोई लेके जाए तो हम थोड़ा आराम करें। बट यारो जहां से आपको खुशी मिलती है, आस्क योरसेल्फ कि ऐसी वो कौन सी एक्टिविटी है कि जहां से आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, वो आए और कहे यहां पर तेरी जिंदगी खत्म होती है, दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, चल, वो आखिरी इच्छा क्या होगी जो आप कहना चाहेंगे? किसी के लिए वो हो सकता है अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, अपने बच्चों के साथ बैठना।
किसी के लिए हो सकता है कि जिससे वो प्यार करता है उसके साथ वक्त बिताना। आई डोंट नो, सबके लिए वो अलग होगा। बट यारो सच कहूं, जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा था और इस प्रोसेस को मेंटल लेवल पर मैंने जेन्युइनली फील किया था, तो मुझे वो आंसर जो मिला, मैंने जाना कि उसके लिए मुझे उस आखिरी दिन की राह देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। एंड द आंसर वॉज वेरी सिंपल। मुझे ये जवाब मिला था कि उस आखिरी दिन पर मुझे स्टेज दे दीजिए, सुनने वाले लोग दे दीजिए, माइक दे दीजिए, एंड मैं खुशी खुशी अपनी आखिरी सांस स्टेज पर लेना चाहूंगा। Somehow मुझे दूर दूर तक ये जवाब नहीं मिला कि मैं अपनी आखिरी दिन या आखिरी सांस फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ या कुछ और, पता नहीं क्यों, बट दिस वॉज माई लास्ट आंसर। जब मुझे वो आंसर मिल गया तो बस मैंने यही काम करना शुरू कर दिया कि मैं अपनी रूटीन लाइफ में जब मुझे मौका मिलता है और वक्त निकाल पाता हूँ तो ये काम कर रहा हूँ कि जिससे कभी अगर वो अचानक से आएगा तो मुझे उसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी आखिरी इच्छा बाकी है। I'll be more than happy with my life, you know. So that was my answer. आपको जो भी जवाब मिले वो आपके लिए सही होगा। मगर यारो एक छोटी सी चीज़ अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आने वाली 5 मिनट में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दैट कैन चेंज योर होल लाइफ। तो उसे ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर समझिएगा। दोस्तों, हमारे ऊपर एक शक्ति रहती है कि जिसे हम भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह अलग अलग नाम से जानते हैं, और उनके नीचे 2 लोग कॉमनली जीते हैं, एक है जानवर, दूसरे है इंसान। अब मैं आपको बताऊंगा एक वाक्य, आपको समझने होंगे 10 वाक्य, कुछ वैसी ये बात है। फ्रेंड्स, जानवर और इंसान जब दोनों की जिंदगी को समझना है तो सबसे पहले जानवर की जिंदगी को समझते हैं, क्योंकि उसे समझना आसान है। जानवर जो है सुबह उठता है, शिकार करने जाता है, खाना खाता है और वापस आके सो जाता है। बहुत सिंपल लाइफ है। अगर उसकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो क्या हो सकता है? कोई दिन वो शिकार करने को गया और उसको खाना नहीं मिला, वापस आके क्या करेगा? वापस आके क्या करेगा? वापस आके क्या करेगा? सो जाएगा। उसे कहां आईपीएल देखने को है, उसको कहां ये देखना है कि बालिका वधू में क्या होगा। नो टेंशन, बिंदास आके सो जाता है। तीसरे दिन जब वो वापस शिकार करने को जाएगा, क्या वहीं पर जाएगा जहां पर खाना नहीं मिला था? नहीं, कोई नई जगह पर जाएगा। जो वो नई जगह पर जाएगा वहां से उसे खाना मिलेगा। लेकिन सवाल, उसको पता कैसे चला कि आज मुझे खाना कहां से मिलेगा? उसने एमबीए किया, सीए नहीं, मतलब हम अपना खाना पाने के लिए तो ये सब करते रहते हैं ना। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसको खाना मिला कैसे? बस यही तो बात है, वो एक शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए हम कहते हैं कि मुंह दिया है तो खाना भी देगा। ये थी जानवर की कहानी। आइए दूसरे इंसान को समझते हैं। अब ये इंसान जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। एक मिस्टर अशोक है, माफ कीजिएगा यहां पर कोई अशोक हो तो। एक मिस्टर अशोक जो है वो रिलायंस में काम करते हैं और वहां पर उनका काफी अच्छा सैलरी है, 50,000 का सैलरी। एक दिन वो ऑफिस गए और अचानक से उनको कहा जाता है कि भी आपको बॉस बुला रहे हैं। बॉस के कैबिन में गए और उनको कहा जाता है यू आर फायर्ड, आपको नौकरी से निकाला जाता है। ही वॉज शॉक्ड। उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी अचानक से ऐसा हो जाएगा। एंड वो कहते सर मुझसे ऐसी क्या गलती होगी, आप मीन ऐसा तो मैंने क्या कर दिया? यू आर फायर्ड। अरे सर आप बोलेंगे वैसे मैं काम करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। यू आर फायर्ड। वो काफी टेंशन में आ गए, परेशान हो गए कि यार
इतना अच्छा सैलरी आज के ज़माने में और मुझे कहाँ से मिलेगा, और अभी तो महीने के 10 ही दिन हुए, अभी तो 20 दिन बाकी है, मैं पूरा महीना कैसे मैनेज कर पाऊंगा और कौन सी अच्छी नौकरी ढूंढ पाऊंगा, और अभी मैंने वो लोन ली थी इसके भरोसे, और वो बच्चों की ट्यूशन की फीस भरना बाकी इस महीने की। काफ़ी टेंशन में आने लगा, परेशान होने लगा, चिंता करने लगा। घर गया, घर जाके अपनी वाइफ को बताया, उसके वाइफ जाकर पड़ोसियों को बताने। मैं बोला था ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, छोड़ दो उसको, बाजू में अपने दोस्त के पास वापस आ जाओ। आपको याद है उसको भी एक दिन खाना नहीं मिला था, याद है? क्या किया? जाके पड़ोसियों को बताया मेरे को खाना नहीं मिला, या रैली निकाला, एनिमल राइट्स, खाना क्यों नहीं मिला। उससे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बिंदास वापस आके सो गया था, क्योंकि उसे भरोसा था कि वो बैठा है, सब ठीक कर देगा। और इंसान का प्रॉब्लम क्या है पता है? वो हर दिन एक्टिंग करता है कि भरोसा है, हर दिन मंदिर जाता है, भगवान के सामने बैठता है, ऐसा कुछ पहनता भी है, लगाता भी है कि जिससे दिखाई दे कि भरोसा है। सब एक्टिंग है, उसको 1% का उस पर भरोसा नहीं है। इतनी हद तक कि जिस भगवान से उसका काम नहीं हो रहा है ना, तो भगवान भी बदल देता है, धर्म भी बदल देता है। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं समझ पाता कि उसका 50,000 का नौकरी इसलिए गया है क्योंकि उसके लिए कहीं पर 1 लाख का नौकरी तैयार पड़ा है। मगर उसे कौन वो रास्ता दिखाएगा? उसे वो रास्ता तब मिलता जब सबसे पहले तो उसने सवाल ना किया होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब कृष्ण कुछ भी लिए बिना खाली हाथ लौटे थे, शांति दूत बनकर गए थे, खाली हाथ लौटे थे, और जब वापस आए थे तो पांडवों ने ये नहीं पूछा क्या लाए, ये पूछा था आप कैसे हैं। आप मंदिर जाते होंगे, जाकर क्या करते हैं? भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, पिछली बार का भी वो बाकी है। कभी यारो फुर्सत भी है कभी जाकर ये पूछा हो हाउ आर यू, आप आज कैसे हैं? मंगलवार के दिन कोई पर्टिकुलर मंदिर हाउसफुल, शनिवार के दिन कोई पर्टिकुलर, रविवार के दिन मैं कभी हनुमान जी के वहां से गुजरता हूं, उनको जरूर मिलता हूं। उस दिन बहुत अकेला महसूस करते वो। कभी कभार मैं भी कहता हूं उनको कि थाए बधाना दिवस आवे। यारो अगर उसने ये सवाल ना किया होता और स्वीकारा होता जो भी हुआ उससे, और घर पे आके ये बोला होता फैमिली को 20 दिन का छुट्टी मिला है, बताओ कहां घूमने जाना है। और ज्यादा ना सही मगर 2-3 दिन भी अपने फैमिली को लेकर वो थोड़ा बाहर निकला होता, एक अलग माहौल में आया होता, थोड़ा रिलैक्स किया होता, क्या पता उसे कोई इंसान मिलता, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रास्ता दिखाने वाला मिलता जो ये कहता कि यार तू वहां ट्राई कर, एंड मे बी उसके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं पर तैयार होती। फ्रेंड्स, जब आप अपनी लाइफ में अपना सब कुछ दे चुके हो और उसके बावजूद आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप चाहते हैं, तो हमेशा एक रूल याद रखिएगा, एंड दैट इज LSFG, एंड दैट इज लीव समथिंग फॉर गॉड। उस पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वो आपके प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रहा है, मतलब बहुत साफ है वो उसके प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। बट उसके लिए आपको स्वीकारना पड़ेगा जो हुआ उससे, थैंकफुल होना पड़ेगा जो हुआ
उसे लेकर। मगर जब मैं थैंकफुल होने के लिए कहता हूं, ज्यादातर लोग मुझसे शिकायत करते, स्नेह मेरी जिंदगी में ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, इसकी भी कमी है। किस बात को लेकर मैं थैंक्स कहूं? सच तो यह है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जिसे शायद आप देख नहीं पाए हैं। तो बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है? शायद प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि कुदरत ने हमें कुछ ज्यादा ही दे दिया है जिसकी हमने कदर नहीं की है। इस इंसान का जन्म इसी तरह से हुआ था, ना हाथ ना पैर। उनके माता पिता ने इनको जन्म के साथ छोड़ दिया था, इस सोच में कैसे बच्चे को बड़ा करके क्या करें। वो चाहते तो अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब के रूप में बिता सकते थे, एक बेबस के रूप में, या फिर चाहते तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते थे। मगर इस वीडियो में जो घर आपने देखा, वो घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान कुछ करना चाहता है वो हर हाल में कर जाएगा, मगर जो कुछ नहीं करना चाहता उसे आप सब कुछ दे दीजिए तो भी वो कुछ नहीं करेगा। मैंने ज्यादातर लोगों को अपनी जिंदगी को लेकर सिर्फ कहानियां करते देखा है, बहाने बनाते देखा है और एक्सक्यूजेस निकालते हुए। मगर वो सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ करना ही नहीं चाहते हैं और सिर्फ वो इसलिए बहाने बनाते हैं क्योंकि इल्जाम उन पर ना लगे और किसी और पर डाला जाए। बट दैट्स वेयर अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, आज से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी पड़ेगी, दैट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइफ। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों पे इल्जाम डालना बंद कर दीजिए। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो खुद मेरी वजह से हो रहा है, ये स्वीकारना शुरू कीजिए, एंड दैट्स वेयर यू आर बैक अगेन इन कंट्रोल। गाइज, ये 4 दिन के प्रोग्राम के दौरान जितनी बातें आपने जानी है, सिर्फ यहाँ पर सुनकर ताली बजाकर घर जाके कुछ नहीं होने वाला। आई वॉन्ट कि आप उसे अप्लाई करें। जो 15 मिनट का टेक्निक है उसे तो अप्लाई करना ही है, बट देन ये लॉज जो मैं आपको समझा रहा था, जब मौका मिलता है इसे वापस सुनिए। ये सेम प्रोग्राम का डीवीडी अवेलेबल है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं और ना खरीदना चाहे तो यूट्यूब पर आप स्नेह देसाई डायनेमिक योगा सर्च कर सकते हैं। आपको जो डीवीडी के अंदर प्रोग्राम है वो टोटली यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा। आप खुद देखो, किसी को दिखाओ, बिकॉज आज जब यहाँ से सुनकर बाहर निकलोगे सिर्फ 15% ही अंदर उतरेगा, 15% से ज़्यादा नहीं आ सकता। जब इसी को दूसरी बार सुनोगे और 15% अंदर उतरेगा, जब तीसरी बार सुनोगे और 15%। कुछ चीज़ों को इसलिए रिपीट करना ज़रूरी होता है क्योंकि अपने बरसों की आदतों को और स्वभाव को, तो विचारों को एक ही झटके में बदल देना उतना आसान नहीं है। समझ आ रहा है, अच्छा भी लगा, समझ में भी आया कि करना चाहिए, बट उतना आसान नहीं है क्योंकि हम इंसान आदतों से मजबूर है। एंड दैट्स वेयर जब इसको 2-3 बार और सुनोगे तब जाके ये चीज़ें और अंदर उतर पाएगी, उसका महत्व समझ पड़ेगा एंड उसे हम अप्लाई इजीली कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा ही हमारा एक और प्रोग्राम होता है 4 दिन का, जिसका नाम है कृष्ण कथा। वो भी एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम या धार्मिक प्रोग्राम नहीं है। जनरली अगर हम जितने भी शहर को कंडक्ट करते हैं, हम इन इवेंट्स लेते हैं और जितनी जगहों पर जाते हैं, अगर साल में एक बार भी मैं एक राउंड करूं तो भी 1 से 1.5 साल का वक्त निकल जाता है। बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं दोस्तों, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम आपके शहर में वापस आ सके। एंड जब भी हम वापस आएंगे विल ट्राई लेवल बेस्ट कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, कोई SMS के द्वारा हम आपको जानकारी दे कि प्रोग्राम वापस आया है। चाहे डायनेमिक योगा का प्रोग्राम हो, कृष्ण कथा का प्रोग्राम हो, फ्री प्रोग्राम से उसका बेनिफिट तो आप ज़रूर 100% ले सकते हैं। एंड कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अपने सेमिनार्स के द्वारा अपनी वर्कशॉप की काफ़ी अच्छी मार्केटिंग कर लेता हूँ। बट यू नो व्हाट, जो लोग अभी भी ये शब्द जोड़ते हैं मार्केटिंग, वैसे ही लोग हैं जिनके लिए वर्कशॉप नहीं है। कोशिश करो कि आप मत आओ। उसका रीज़न ये है दोस्तों, अगर इतने लोग यहाँ पर है, आपको अभी भी लगता है मुझे वर्कशॉप भरने में दिक्कत होता है? डू यू रियली थिंक सो? आप देखो तो सही जगह क्या है, कितनी पब्लिक बैठी हुई है। इट इज़ जस्ट दैट मेरी ये भावना रहती है कि कभी कभार इंसान पैसों की वजह से जो डिसीजन नहीं ले पाता है, एक सही समझ के द्वारा मैं उसकी हेल्प करूँ कि वो डिसीजन कितना वर्थ है। That's it। क्योंकि एक नियम सिंपल है, एक समझदार इंसान को भी पता चलता है, कोई आदमी, अगर आप 4 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, अगर कोई फ्री में इतना दे सकता है तो आदमी अगर पैसा भी लेगा तो उसके बाद क्या दे सकता है, उसका अंदाजा तो एक बेवकूफ इंसान भी लगा सकता है। राइट? एंड टेल मी समथिंग, 10-10 घंटे 20 घंटे स्टेज पे परफॉर्म करना, मैं आपको माइक देता हूँ, 20 मिनट बोलो। अगर 20 घंटे मैं स्टेज पर आपके सामने रहने वाला हूँ तो अगेन कुछ तो ऐसा है ना वहाँ पर, कंटेंट और वो 20 घंटे इसलिए है क्योंकि बरसों की आदतों को और स्वभाव को चेंज करने के लिए वक्त लगता है। ये सारी थियरीज हैं
वर्कशॉप इज नॉट अ थियोरी, इट इज टोटली अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम, यू नो। तो जो भी वहाँ पर आ रहे हैं, इट्स गोना बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। मेंटली प्रिपेयर होकर आइए, ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार होकर आइए। जस्ट इन केस अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज्ड है, सोच रहे हैं, मे बी आप अभी भी डिसीजंस ले सकते हैं, बट डोंट डिले, बिकॉज एनी फॉर्म ऑफ डिले इज नॉट गोना हेल्प यू। बिकॉज अगली बार जब ये प्रोग्राम मैं वापस लेकर आऊँगा वर्कशॉप का, वो अगले साल होगा। एंड जो ये सोचते हैं हाँ भाई अगली बार कर लेंगे, दे डोंट रियलाइज कि ये 6 महीना या 1 साल के अंदर जो आप प्रोग्रेस पा सकते थे, उसमें आपने कितना नुकसान कर दिया। ऑलराइट, सो दैट्स वेयर चॉइस आपकी, जिंदगी आपकी है, किसी के लिए कोई कंपल्शन फोर्स जैसा नहीं है। बट इतना जरूर कहूंगा कि जो भी 2 दिन आ रहे हैं, आप लोग जो आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ रहे, जिनको अभी भी डाउट है, उनके लिए एक काम, एक एक्टिविटी, एक टास्क, संडे शाम को अगर आप फ्री है तो एक आध चक्कर लगाइएगा यहाँ पर शाम को 6 बजे। जितने लोग बाहर निकले सबसे पूछने का वसूल हुआ कि नहीं। चेक कर लो और ये पूछना बंदे ने जितना पैसा दिया उतना दिया कि नहीं। और लोग ये बोलकर बाहर निकलेंगे कि अगली बार ये आदमी डबल भी लेगा ना तो भी मैं वापस आने वाला हूं। That's our commitment, that's our guarantee and that's the results we deliver. But guys, I'm really thankful पिछले 4 दिनों से जो भी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, बिफोर वी कैन गो फ्रॉम हियर, एक बच्चा सागर के किनारे पर कुछ कर रहा था। एक इंसान ने दूर से देखा, करीब आके देखा तो वो सागर की लहरों में जो मछलियां बाहर आ रही थी उसे उठा उठा के वापस अंदर डाल रहा था, जो तड़प रही थी किनारे पर। वो अंकल जो थे वो कहते, बेटा तुम्हारी लेफ्ट साइड देखो। बच्चे ने लेफ्ट साइड देखा। तुम्हारी राइट साइड देखो, राइट साइड देखा। कहा कि ये किनारा कितना बड़ा है और हर दिन कितनी मछलियां बाहर आती होंगी, तुम अकेले क्या फर्क ला पाओगे। वो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दौड़ कर गया, एक मछली उठाया, उसे पानी में डाला और कहता है, अंकल उसे तो फर्क पड़ा ना। अगर यहां पर मौजूद 1000 में से सिर्फ 4 लोग भी अगर अपनी जिंदगी में एक बदलाव लेकर जाए, जब हम ये दुनिया छोड़कर जाएंगे 4 लोग हमें उठाने वाले मिलेंगे। और अगर जीते जी हम 4 लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला सके आज इस प्रोग्राम के साथ, देन आई बिलीव, मैं, मेरी पूरी टीम, हमारे सभी वॉलंटियर्स, सभी का मेहनत, जो भी एफर्ट्स उन्होंने दिए हैं, इट इज रियली रियली वर्थ। एंड अल्टीमेटली आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप पिछले 4 दिनों से इतना जल्दी सुबह आ रहे हैं और यहाँ पर हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस को देख सकें। एंड उसी के साथ आप चाहे तो हमारे Facebook पेज के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, विच इज़ facebook.com/sneworld, कि जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स, सेइंग्स, तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेयरिंग्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही पॉजिटिव चेंज मैं और आप मिलकर ला सकते हैं।